धारा 381 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। जब से वह गर्भवती हुई थी, उसका दिल पूरी तरह से जू हाओ के प्रति समर्पित हो गया था। बेशक वह उसके किसी भी काम में दखल नहीं देती थी, इसके विपरीत वह उसका समर्थन करेगी। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद उनके बीच संबंध और भी घनिष्ठ हो गए। शाओ वानलिंग ने चाय बनाई और सबके लिए एक एक कप चाय डाली। यान वू मेई को चाय पीना बहुत पसंद था। चाय की सुगंध सूंघते ही वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने झटपट चाय का कप उठाया और धीरे से एक घूंट पी ली। कुछ पल के लिए आंखें बंद करके इसका आनंद लेते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसने कहा, अच्छी चाय है। वह चाय की पत्तियों की गुणवत्ता और उसे बनाने वाले व्यक्ति के उत्कृष्ट कौशल दोनों से प्रभावित थी। उसने चमकती आंखों से शियाओ वानलिंग को देखा। अभी अभी यह बात सामने आई थी कि यह जू होंगजून का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने बड़े ही स्नेह और आत्मीयता से कहा, वानलिंग, तुम्हारी चाय बनाने की कला बहुत ही शानदार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मार्च में ही मुझे वसंत ऋतु की शुरुआत देखने को मिल रही हो। क्या मैं आपसे चाय बनाने के बारे में कुछ सलाह मांग सकता हूँ? सच कहूँ तो मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। शाओ वानलिंग ने विनम्रता से मुस्कुराया। अगर आप चाय बनाने के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो आप गलत व्यक्ति के पास आए हैं। चाय बनाने की कला का सच्चा उस्ताद आपके ठीक बगल में ही है। यान वू मेई ने अपने बगल में बैठे जू हाओ की ओर देखा। शाओ वानलिंग ने आगे कहा, मेरी सारी प्रतिभाएं मुझे अंकल जू ने सिखाई हैं, लेकिन मैंने अभी तक केवल बुनियादी बातें ही सीखी हैं। यान वू मेई हैरान रह गई। उसने खुद को शांत करने के लिए चाय की एक घूंट ली। चाय बनाने की कला में वह कितनी निपुण थी, जबकि उसने अभी तक केवल बुनियादी बातें ही सीखी थीं। तो फिर जू हाओ की चाय कला कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि उसने पहले सुना था कि जू हाओ में प्रतिभा है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी असाधारण होगी। एक पल के लिए उसकी निगाहें जू हाओ की ओर इस तरह थी मानो वह किसी अमर व्यक्ति को देख रही हो। उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। जब रात के खाने का समय हुआ तो यान वू मेई ने जाने की योजना बनाई, लेकिन वान क्यू ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। वह खाना खाने के बाद ही गई। ये स्थिति बाहर इंतजार कर रही नायिका लुओ यान के लिए कठिन थी। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया था और शाम को हल्का नाश्ता करने की योजना बनाई थी। लेकिन जब उसे पता चला कि जू हाओ के इरादे यान वू मेई के प्रति बुरे हैं, तो उसने वहां से जाने की हिम्मत ही नहीं की। रात हुई। जू होंगजूंग के कमरे में। आज जू होंगजूंग ने फिर से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सोने की जिद की। होंगजूंग, जियो वानलिंग ने धीरे से पुकारा। इसके बाद उसने अपनी सांस की जांच की। ये पुष्टि करने के बाद कि जू होंगजूंग सो रहा था, वह सावधानीपूर्वक बिस्तर से उठी, दरवाजा खोला और बाहर चली गई। इसी क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सो रही जू होंगजूंग ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर संदेह का भाव था। उसने कई बार गौर किया था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त कुछ अजीब सी लग रही थी। जू होंगजूंग ने स्वयं जांच करने का निर्णय लिया। उसका पीछा करते हुए उसने देखा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुपके से अपने पिता जू हाओ के कमरे में प्रवेश कर रही है। 156 रंगे हाथों पकड़े गए। लिंगर की पूछताछ, तुमने पिताजी के साथ क्या किया? यान वू मेई के जाने के बाद केवल जू परिवार ही शेष रह गया। अरे नहीं, वहां शियाओ वानलिंग भी थी। हालांकि वह लंबे समय से जू हाओ की प्रेमिका बन चुकी थी, इसलिए उसे जू परिवार का सदस्य कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। शाओ वानलिंग एक छोटी कद की धनी महिला थी जिसके पास आमतौर पर ज्यादा काम नहीं होता था। उसने हाल ही में होंगजून मीडिया में अपनी सबसे अच्छी दोस्त जू होंगजून की कुछ कामों में मदद की। इस पल शाओ वानलिंग जू हाओ के बगल में सोफे पर बैठी आज्ञाकारी भाव से टीवी देख रही थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे पता चलता कि वह बहुत गंभीर दिख रही थी, इतनी गंभीर कि उसका शरीर तनावग्रस्त था। उसके गोरे बेदाग गुलाबी पैर पर एक हाथ सहला रहा था। शाओ वानलिंग टीवी को घूर रही थी, लेकिन वास्तव में उसकी नजरें जू परिवार की बहनों पर टिकी हुई थीं। उसे अपने इस छोटे से रहस्य के उजागर होने का डर था। उसने बगल में बैठे जू हाओ की ओर अपनी खूबसूरत आंखें घुमाईं। अंकल जू को उसे परेशान करना बखूबी आता था। अगर जू परिवार की बहनों को पता चल जाए कि वह चुपके से उनके पिता के साथ कुछ कर रही है, तो क्या वे उसे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देंगी? डिंग, शाओ वानलिंग बेचैन महसूस कर रही है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 567। जू हाओ मुस्कुराया। यही कारण था कि पिछले 6 महीनों में उनकी ताकत में तेजी से सुधार हुआ। वह जब भी मौका मिलता महिला नायिकाओं को उकसाता था, जिससे उसे लगातार भावनात्मक संतुष्टि मिलती रहती थी। वह तो ये भी चाहता था कि उसकी लिंगर उसे खोज निकाले। महिला नायिकाओं की शर्म फूट पड़ेगी, जिससे उसे और अधिक प्याज की फसल काटने का मौका मिलेगा। उसने पास ही स्थित अपने चारों लिंगर पर एक नजर डाली। वे सभी अपने फोन पकड़े हुए थे और बातें कर रहे थे। ग्रुप चैट, सुंदर चेहरे, 7 परियां। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी लड़की। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। खूबसूरत लड़की ने शानदार एंट्री की। जेपीजी, पारंपरिक चीनी चिकित्सा। येड्स, प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं? आपको श्राप देने के लिए एक वृत्त बनाओ। कृपया मुझे रानी कहो, मैं सच में कोई बड़ा स्टार नहीं हूं। ये देखकर कि उसने अपनी सभी बहनों को सामने ला दिया है, जू हुआई ने टाइप किया। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी लड़की। वोट 4:3 है। बड़ी बहन, तुम हार गई। जल्दी वापस आओ, हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। हे बचकाना। 382 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश।
पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, आप तो बड़े अच्छे लिंगर हैं, हर दिन आकर उनकी तारीफ करते हैं। हमें धोखा देने की आपकी मंशा क्या है? तुम्हें शाप देने के लिए एक घेरा बनाओ। चौथी बहन, यह कोई चाल तो नहीं है? जब तुम सब वापस आ जाओगी तो हमारी बहनें एकजुट हो जाएंगी और हमारी संयुक्त शक्ति धातु को भी चीर देगी। क्या परिवार का सुखी रूप से एक साथ रहना अच्छा नहीं है? प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। तुम्हारी नजरों में सिर्फ तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी बहनें कहाँ हैं? कृपया मुझे रानी कहो। दूसरी बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पिताजी भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं। सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, हाँ हाँ। तीनों बहनों को वह बात अभी भी स्पष्ट रूप से याद थी। जब जू फेयान वापस लौटी तो उसने उनसे वादा किया, अगर उसकी मौत भी हो जाए, अगर वह इमारत से कूद भी जाए, तब भी वह जूहाओ को माफ नहीं करेगी। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? जूहाओ को खुश करने के लिए उसने उसे चाय और पानी दिया और यहाँ तक कि नौकरानी की पोशाक भी पहनी। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, देखो तुमने बड़ी बहन को कितना गुस्सा दिला दिया है। और तुम अब भी खुलेआम उसकी तारीफ कर रही हो। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी लड़की, पिताजी की प्रशंसा से तुम्हारा क्या मतलब है? पिताजी तो कमाल के हैं, ठीक है। उन्होंने आधे साल में ही जूस ग्रुप को $1 ट्रिलियन के समूह में बदल दिया। हमारा जू परिवार भी शंघाई के शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक बन गया है। आपको इसकी शान का अंदाजा नहीं है। वापस आइए और हमारे साथ इस सम्मान का आनंद लीजिए। तुम्हें श्राप देने के लिए एक घेरा बनाओ। हाँ हाँ, पिताजी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। उदाहरण के लिए, सानमेई तीसरी बहन को ही ले लो, जहाँ उस मीडिया उसे प्रतिबंधित कर देता था। पिताजी ने वह कंपनी खरीद ली और उसे सानमेई तीसरी बहन को सौंप दिया। वह कई अरब डॉलर की कंपनी थी और उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि सानमेई तीसरी बहन को नुकसान होगा। फिर पिताजी ने उनके लिए कई गाने और पियानो की धुनें लिखी, जिससे सानमेई तीसरी बहन मनोरंजन जगत में एक किंवदंती बन गई। मुझे विश्वास है कि पिताजी की मदद से आप भी तेजी से तरक्की करेंगी। कृपया मुझे रानी कहो। बड़ी बहनों, कृपया घर वापस आ जाओ। हम सब पापा की लाडली हैं। वह हमारी पहले की अज्ञानता को लेकर हमें ताना नहीं मारेंगे, बिल्कुल मेरी तरह। पहले मेरे पिताजी से अक्सर अनबन रहती थी, लेकिन सुलह के बाद उन्होंने मेरे साथ पहले जैसा ही व्यवहार किया। मैं सच में कोई बड़ा सितारा नहीं हूँ। बड़ी बहन, छोटी बहन, मुझे पता है तुम सबके सपने हैं। हमारे पापा सर्वशक्तिमान हैं। जब तक तुम वापस आते रहोगे, पिताजी तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में तुम्हारी मदद करेंगे। जिन 4 बहनों ने पहले ही जूहाओ को स्वीकार कर लिया था, उन्होंने निमंत्रण भेजा। बहनों द्वारा साझा की गई जूहाओ की उपलब्धियों को देखकर ग्रुप चैट में तुरंत सन्नाटा छा गया। एक साधारण से कार्यालय में रात हो चुकी थी। जू मिंगकोंग अभी भी ओवरटाइम काम कर रहा था। वह कंप्यूटर के सामने बैठकर ग्रुप चैट में आए संदेशों को देख रही थी। एक पल के लिए वह चुप हो गई। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बजाय उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का विकल्प इसलिए चुना। उसका लक्ष्य एक दिन जूहाओ को पीछे छोड़ना था, जूहाओ के सामने अपनी क्षमता साबित करने के लिए। दरअसल, उनमें व्यापार की बहुत अच्छी समझ थी। महज कुछ ही वर्षों में उन्होंने एक छोटे से स्टूडियो को करोड़ों डॉलर के उद्यम में बदल दिया। आधा साल और बीत गया। कंपनी की संपत्ति पहले ही 100 मिलियन से अधिक हो चुकी थी। वह खुद को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और जूहाओ की गति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वह लगातार पीछे छूटती जा रही थी। पिछले 6 महीनों में उसने काफी प्रगति की थी। हालांकि जूहाओ ने और भी अधिक सुधार किया था, मानो वह रॉकेट पर सवार हो। अगर बाजार मूल्य अरबों में होने के बावजूद भी उसके आगे निकलने की थोड़ी सी भी संभावना थी। अब सैकड़ों अरबों के पैमाने पर इससे उसका दम घुट रहा था। खुद की तुलना जूहाओ से करने की बात तो छोड़ ही दीजिए। उदाहरण के तौर पर सानमेई तीसरी बहन जू होंगजून को ही ले लीजिए। वह लगभग 100 अरब डॉलर की मीडिया कंपनी की नियंत्रक थी। उसे इसमें केवल आधा साल लगा। उन्होंने कुछ अरब डॉलर की कंपनी को ऐसी कंपनी में बदल दिया जिसका बाजार मूल्य दर्जनों गुना बढ़ गया। उसकी तुलना में उद्यमशीलता के क्षेत्र में उनके वर्षों का प्रयास नगण्य था। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि जू होंगजून द्वारा नियंत्रित कंपनी उसे जूहाओ द्वारा दी गई थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके वर्षों के परिश्रम की तुलना जूहाओ के एक शब्द से नहीं की जा सकती थी? मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा, तुम जाकर इसे संभालो। इससे उसे काफी बड़ा झटका लगा। सिर्फ वही नहीं, बाकी दोनों बहनें भी इसी तरह के मूड में थीं। जूहुआई और चारों बहनों को शादी कराने वाले के रूप में काम करते हुए देखकर उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, तो क्या हुआ अगर उसने कंपनी को 100 अरब के पैमाने तक विकसित कर लिया? वह इतना निर्मम व्यक्ति है, उसे ये सब अपने साथ कब्र में ले जाने दो। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। यदि आप उसकी प्रशंसा करने जा रहे हैं, तो उचित तरीके से प्रशंसा करें। सर्वशक्तिमान, ये तो हास्यास्पद है। उसकी मदद की किसे परवाह है? उसकी राय की किसे परवाह है? हमने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे हमारे खिलाफ शिकायत करने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, मैं उससे हार नहीं मानूंगा। यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, वापस जाना नामुमकिन है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, बड़ी बहन, मेरा चिकित्सा कौशल अब पूरा हो गया है। मैं जल्द ही वापस जाकर देखना चाहती हूँ कि उन्हें किस प्रकार की दवा दी गई है। परमाणु हथियार बेचने वाली छोटी लड़की, वाह। चौथी बहन, क्या तुम वापस आ रही हो? परिवार का सदस्य जोड़ 1, आपको शाप देने के लिए एक वृत्त बनाएं। परिवार का सदस्य जोड़ 1।
कृपया मुझे रानी कहो, परिवार का सदस्य जोड़ एक। मैं वास्तव में कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, परिवार का सदस्य जोड़ एक। समूह, प्यारी बहनें। तीनों बहनें इस समूह में शामिल हो गईं। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है, पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स। चौथी बहन, क्या तुम सचमुच वापस जा रही हो? मुझे लगता है कि जूहाओ बहुत ही शातिर है। शायद तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, ये तो बस एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। दूसरी बहन, आपको मेरी वर्तमान चिकित्सा कुशलता का अंदाजा नहीं है। जब तक उनमें सांस बाकी है, मैं उन्हें बचा सकती हूँ। अगर कुछ बहनों को जहर दिया जाए, तो मैं आसानी से इसका इलाज कर सकता हूँ। और अब मैं बहुत ताकतवर हूँ। अगर जूहाओ मुझसे मुकाबला करना चाहे तो वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। पांचवी बहन की शक्ति भी बहुत प्रबल है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, वह आंतरिक शक्ति के प्रारंभिक चरण में ही है। वास्तव में वह विशेष बलों के सैनिकों से भी अधिक मजबूत है। वह महारत हासिल करने के आसपास भी नहीं है, और मैं अब मिंगजिन शिखर पर हूँ। मैं उसे 20 बार हरा सकता हूँ। सिर्फ पैसा कमाना चाहती है। चौथी बहन में ताकत है और वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा को समझती है। उसके लिए वापस जाकर जांच करना ठीक है, लेकिन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। चौथी बहन, तुम पांचवी बहन की तरह जाकर वापस नहीं आओगी, है ना? फिर तो सिर्फ बड़ी बहन और मैं ही कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। पारंपरिक चीनी चिकित्सा येड्स, बड़ी बहन, छोटी बहन, चिंता मत करो। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी। प्रौद्योगिकी ही प्राथमिक उत्पादक शक्ति है। रुको, यहाँ अपशकुन मत करो। मैं डर गया हूँ। थप्पड़। जू होंगजूंग ने बातचीत समाप्त की। अपनी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ वानलिंग को जूहाओ के बगल में बैठे देखकर वह उसके पास गई और उसे थप्पड़ मार दिया। शियाओ वानलिंग का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसने अकड़कर अपना सिर घुमाया। वानलिंग, चलो आज रात साथ सोते हैं और तुम्हारे द्वारा लिखी गई परियोजना योजना पर चर्चा करते हैं। जू होंगजूंग ने सुझाव दिया। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, है ना? शाओ वानलिंग सहमत नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसकी अंकल जू से मुलाकात का समय था। आज रात अंकल जू के कमरे में जाना है। अगर वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ सोती और इसका पता चल जाता, तो सब कुछ खत्म हो जाता। वह योजना मुश्किल नहीं है, हम बस इस बारे में बात करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। 383 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। हम जू होंगजूंग ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसकी निगाहें पैनी नजरों से देख रही थीं, मानो वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के असली रूप को देखना चाहती हो। अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने साथ सोने के लिए आमंत्रित करना उसका जानबूझकर किया गया निमंत्रण था, क्योंकि पिछली कुछ रातों के दौरान उसे धुंधला सा एहसास हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त आधी रात को चली गई थी। जब वह अगले दिन उठी, तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके बगल में लेटी हुई थी। उसे लगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बस शौचालय गई है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त चली गई, तो उसने बहुत देर तक उसका इंतजार किया और वह वापस नहीं लौटी। उसे हल्की हल्की नींद आ गई। पिछले कुछ दिनों में वह जितना इसके बारे में सोचती थी, उतना ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती थी। इसलिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को उसे परखने के लिए आमंत्रित किया। जू होंगजूंग की घूरती निगाहों को देखकर शियाओ वानलिंग की निगाहें तुरंत हट गईं। उसे बहुत अपराधबोध महसूस हो रहा था। जू होंगजूंग अब संगीत के देवता बन चुके थे और मनोरंजन उद्योग में उनका अद्वितीय स्थान था। वह लगभग 100 अरब डॉलर के एक बड़े कंसोर्टियम को भी नियंत्रित करती थी। दबाव बहुत अधिक था। अंततः शियाओ वानलिंग ने समझौता कर लिया। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। तुम इतने बड़े हो गए हो और फिर भी मेरे साथ सोना चाहते हो। जू होंगजूंग ने अपने दांत पीस लिए। ऐसा लग रहा था मानो उसी ने उन दोनों के साथ सोने पर जोर दिया हो। क्या ये सब सिर्फ आपके इरादों को परखने के लिए नहीं था? सोने से पहले जू हाओ ने खुद बर्तन धोए, उसे खुद धोने की जरूरत नहीं थी। उसकी आज्ञाकारी पत्नी जू फेयान ने एक टूथब्रश निकाला और उसमें से टूथपेस्ट निचोड़ा। वह उसकी मदद करने के लिए उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसके चेहरे को धोने के लिए गर्म पानी भी तैयार किया। वह बेसिन लेकर आए और उसके पैर धोने के लिए नीचे बैठ गई। अगर उसे नहाने में असुविधा न होती, तो वह पूरी प्रक्रिया से गुजरती। पहले के विपरीत, जब जूफेयान ये सब काम सजा के तौर पर करती थी। अब ये पूरी ईमानदारी से किया जा रहा था। नहाने के बाद जू हाओ अपने कमरे में लौट आया। सुवान क्यू पहले से ही 6 महीने की गर्भवती थी और उसे कोई परवाह नहीं थी। जू हाओ ने कहा कि वह बस उसे गले लगाएगा और कुछ नहीं करेगा और शांति से सो जाएगा। सुवान क्यू ने इनकार कर दिया और वे अलग अलग कमरों में सोए। वह जानती थी कि जू हाओ ये सब उसके भले के लिए कर रहा है, लेकिन वह इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती थी। चूंकि जू हाओ हर दिन सुबह तक जागती रहती थी, इसलिए उसने शियाओ वानलिंग को हर दिन अपने साथ रहने के लिए भेजा था। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। अपनी सबसे अच्छी दोस्त जू होंगजूंग के गहरी नींद में सो जाने की पुष्टि करने के बाद शियाओ वानलिंग चुपचाप बिस्तर से उठ गई। वह जू हाओ के बेडरूम के दरवाजे पर गई। उसने चारों ओर देखा, दरवाजे का हैंडल घुमाया और अंदर चली गई। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अंधेरे में कोई पूंछ उसका पीछा कर रही है। जू होंगजूंग की आंखों में संदेह का भाव दिखाई दिया। इतनी रात हो चुकी थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त पापा के कमरे की ओर क्यों भाग रही थी? वह संशय से आगे बढ़ी। जैसे ही वह स्थिति का जायजा लेने के लिए दरवाजा खोलने वाली थी, उसके कदम अचानक रुक गए।
कमरे के अंदर से आ रही आवाजें सुनकर उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा लाल हो गया। अचानक क्रोध का ज्वार उमड़ आया। ये सख्त हो गया। उसकी मुट्ठियां और भी सख्त हो गईं। जू होंगजूंग ने अपने दांत पीसे। निकम्मी शियाओ वानलिंग, मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तरह माना, फिर भी तुम मेरे पिताजी को बहका रही हो। तुम मेरी सौतेली माँ बनना चाहती हो। जू होंगजूंग को वह पल याद आ गया जब शियाओ वानलिंग ने उससे कहा था कि वह पापा के प्यार को उससे छीनना चाहती है। और वह सफल हो गई थी। क्या वे अब एक दूसरे के प्यार में पागल नहीं थे? कितना गुस्सा दिलाने वाला है। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे याद आता है कि वह उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। वह हर बात में उसी के बारे में सोचती थी। शाओ वानलिंग क्या सोच रही थी? क्या वह इसे अपनी कंजूस बेटी की पितृभक्ति समझेगी? इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसे लगता था कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की निगाहें उस पर हमेशा थोड़ी अजीब सी रहती थीं। कितनी चालाकी भरी साजिश है। शाओ वानलिंग ने इस बात का फायदा जरूर उठाया होगा कि सौतेली माँ सू वान की गर्भवती थी और पिता के साथ नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाया। जी हाँ, उसने सारी वजहें अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताईं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही जू हाओ को बहकाया था। क्योंकि जू हाओ का किरदार तय हो चुका था। उसके बदलने के बाद से वह अपनी बहनों के प्रति अच्छा व्यवहार करने लगा है। वह अपनी खूबसूरत सौतेली माँ के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता था। दंपति का रिश्ता बहुत अच्छा था। ये सब उसकी सबसे अच्छी दोस्त की वजह से ही होगा। इसमें एक कारण ये भी था कि जू हाओ को पता था कि वह उसका पीछा कर रही है और उसने जानबूझकर शियाओ वानलिंग को कुछ खास बातें कहने के लिए प्रेरित किया था। डिंग, जू होंगजूंग गुस्से में है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 666। डिंग, जू होंगजूंग शर्मिंदा और क्रोधित है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 777। डिंग, जू होंगजूंग का दिल तेजी से धड़क रहा है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। जू हाओ मुस्कुराया। निश्चित रूप से, अगर उसकी बेटी को शियाओ वानलिंग के मामले के बारे में पता चल जाता, तो उसे और अधिक ऊन मिल सकती थी। अंततः, जू होंगजूंग ने अंदर जाकर उन्हें पकड़ने की अपनी इच्छा को दबा लिया। इससे जू हाओ शर्मिंदा हो जाएगा। उसने सोचा कि वह बाहर इंतजार करेगी और जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाहर आएगी तो उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। लेकिन वह इंतजार करती रही, करती रही। वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। शर्म से लाल होकर वह जल्दी से अपने बेडरूम में वापस भाग गई। छी, शाओ वानलिंग आमतौर पर इतनी गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण दिखती थी, लेकिन वह कितनी बेशर्म थी। तुम पापा की लाडली नहीं हो, फिर उन्हें पापा क्यों कह रही हो? क्या ये वाकई इतना आनंददायक था? इस समय, जू होंगजूंग का दिल उथल पुथल में था। उसका मन भटकने लगा। 384 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। उसने अपना सिर हिलाया और उन भयानक विचलित करने वाले विचारों को तुरंत दूर कर दिया। फिर उसने नाराजगी से कहा, ये सब शियाओ वानलिंग की गलती है। जब वह वापस आएगी, तो मुझे उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। अगर वह अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं समझाती है, तो ये दोस्ती जारी नहीं रह सकती। हालांकि वह आधी रात को जू हाओ के दरवाजे के बाहर से लौटी थी, फिर भी जू होंगजून को कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये जानते हुए कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त बाद में लौट आएगी, वह थोड़ी नींद पूरी करना चाहती थी। लेकिन वह करवटें बदलती रही, उसे नींद नहीं आ रही थी। जब से उसने 5.8 को जू हाओ द्वारा दी गई अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली ली है, तब से वह काम में कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, उसे कभी अनिद्रा की समस्या नहीं हुई। और अब, वह वास्तव में अनिद्रा से पीड़ित थी। समय बहुत जल्दी बीत गया। इससे पहले कि उसे पता चलता, बाहर आसमान में हल्की रोशनी होने लगी थी। शाओ वानलिंग अभी तक वापस नहीं लौटी थी। जू होंगजूंग इतनी गुस्से में थी कि उसके दांत दुखने लगे। क्या इससे पापा का उसके प्रति प्यार का एक हिस्सा ही कम हो रहा है? क्या उसने अपनी बहनों से भी कुछ छीन लिया था? क्लिक करें। जैसे ही जू होंगजूंग को गुस्सा आ रहा था, तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दरवाजा खुल गया। जू होंगजूंग ने सोने का नाटक किया। यकीन से, शाओ वानलिंग सावधानी से, धीरे धीरे बिस्तर पर आए और सोने की तैयारी करने लगी। शाओ वानलिंग को अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा पकड़े जाने का डर था। उसने पहले ही वापस आने का इरादा किया था, लेकिन जू हाओ ने अज्ञात कारणों से उसे अब तक रोक रखा था। अपनी अच्छी दोस्त को अभी भी सोते हुए देखकर शियाओ वानलिंग ने राहत की सांस ली। जैसे ही वह लेटने वाली थी, अचानक एक आवाज सुनाई दी। वानलिंग, तुम कहाँ चली गई थी? शाओ वानलिंग अकड़ गई और धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि जू होंगजूंग उसे पैनी नजरों से घूर रहा है। मैंने कल रात बहुत सारा पानी पिया था, इसलिए मुझे बाथरूम जाना पड़ा, ही। शाओ वानलिंग ने हल्के से हंसते हुए इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जू होंगजूंग उसे अपनी मनमानी कैसे करने दे सकता था? उसने अपने मुंह की ओर देखा। क्या आपको यकीन है कि यह बहुत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुआ है? उसने तुरंत ही उससे ठंडे लहजे में पूछताछ शुरू कर दी। कमरे में बाथरूम है, तुम बाहर क्यों गए थे? क्या मुझे आपकी नींद में खलल डालने का डर नहीं था? शाओ वानलिंग को लगा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त की हालत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और टालमटोल किया। क्या सच में? तो मुझे वास्तव में आपका धन्यवाद करना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब गए थे? अभी थोड़ी देर पहले, मैं ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं गया था। हे, जू होंगजूंग ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ उसे घूरने लगी। जियो वानलिंग का दिल डूब गया। एक बुरी आशंका उत्पन्न हुई। 157 चलो इस पर अलग से चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपनी सौतेली माँ कहते हो। होंगजूंग, तुम्हारा क्या मतलब है?
जियो वानलिंग को बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने भौहें चढ़ाकर उलझन में पूछा, क्या मुझे ये सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए? आपका क्या मतलब है? आपने कल रात मेरे पिताजी के साथ क्या किया? जू होंगजूंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भनभनाहट। शाओ वानलिंग का दिमाग चकरा गया, उसका मस्तिष्क पूरी तरह से सुन्न हो गया, सब कुछ एकदम खाली हो गया। केवल एक ही विचार शेष रह गया। उसके चाचा जू के साथ उसके मामले का पता उसकी सबसे अच्छी दोस्त को चल गया था। शाओ वानलिंग को सबसे ज्यादा चिंता इसी दिन की थी। जिस किसी को भी पता चले कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जू हाओ के साथ है, वह इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। भले ही वह उसे जिंदा न उतारे, लेकिन उनकी दोस्ती निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। वह और जू होंगजूंग सचमुच बहुत करीबी दोस्त थे। वे विश्वविद्यालय के समय से ही साथ खेलते आ रहे थे और अपने सारे राज एक दूसरे से साझा करते थे। वह नहीं चाहती थी कि अब से वे अजनबी बन जाएं। शाओ वानलिंग घबरा गई, उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया था और उसने खालीपन से पूछा, क्या तुम सो नहीं रहे थे? हम हालांकि मैंने पहले कभी अभिनय नहीं किया है, फिर भी मैं मनोरंजन उद्योग में ही हूँ। अभिनय का थोड़ा बहुत हुनर तो किसमें नहीं होता। जब आप कमरे से बाहर निकले तो मैं आपके ठीक पीछे पीछे गया और आपको जू हाओ के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। इस बिंदु पर जू होंगजूंग आगे नहीं बढ़ सका। उसने तुरंत विषय बदल दिया। मैंने पहले भी कई बार तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ महसूस की थी। आज रात मैंने तुम्हें परखने के लिए तुम्हारे साथ सोने का सुझाव दिया और निश्चित रूप से मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, है ना? शाओ वानलिंग को अचानक एहसास हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब जू होंगजूंग ने उसे उस रात साथ सोने के लिए आमंत्रित किया तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यह एक सोची समझी योजना निकली। उस समय ठीक से न सोचने का उसे अफसोस जरूर हुआ। शाओ वानलिंग को अचानक महत्वपूर्ण बिंदु का पता चल गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अविश्वास भरी निगाहों से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा। उसने कहा कि उसके कमरे से निकलने के बाद वह उसके पीछे पीछे गई और उसने उसे अंकल जू के कमरे में प्रवेश करते देखा। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के व्यक्तित्व को देखते हुए वह उससे सवाल करने के लिए उसके वापस आने का इंतजार नहीं करती। उसने अंदर जाकर उससे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं पूछा। इसका केवल एक ही उत्तर था। उसे पता था कि वह अंकल जू के साथ अंदर क्या कर रही थी। उसकी शर्मनाक आवाज़ें उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुन लेगी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त की पहचान उजागर हो जाएगी। शाओ वानलिंग का चेहरा पल भर में लाल हो गया। 385 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह इतनी शर्मिंदा थी कि लगभग सिगरेट पीने ही वाली थी। डिंग। शाओ वानलिंग शर्म से व्याकुल हो गई। भावनात्मक मूल्य जोड़ 654। डिंग। शाओ वानलिंग बेहद शर्मिंदा थी। भावनात्मक मूल्य जोड़ 987। उसके चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर जू होंगजूंग समझ गई कि उसकी चतुर सहेली ने सच्चाई का अनुमान लगा लिया है। उसका दिल तुरंत घबरा गया। उसने बहस करते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने और जू हाओ ने क्या किया, और मैंने तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनी। जियो वानलिंग। दोनों ने बोलना बंद कर दिया। कमरा एकदम शांत था, केवल उनके दिल की धड़कनें ही सुनाई दे रही थीं। जू होंगजूंग सबसे पहले होश में आई। ये सही नहीं है। ये स्पष्ट रूप से उसकी सबसे अच्छी दोस्त ही थी जिसने जू हाओ को बहकाया और उसके साथ अन्याय किया। ऐसा कैसे हो गया कि ऐसा लगने लगा कि उसी ने कुछ गलत किया है? उसने तुरंत ठंडे लहजे में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये जानते हुए भी कि वह मेरे पिता हैं, तुमने सुमा की गर्भावस्था का फायदा उठाकर उन्हें बहकाने की कोशिश की। जू होंगजूंग अपनी सबसे अच्छी दोस्त के व्यवहार से बहुत नाराज थी। प्रलोभन। शाओ वानलिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने याद किया कि वह और जू हाओ कैसे एक साथ आए थे। शुरुआत में उसने जू हाओ से चाय बनाने की कला सिखाने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी करीबी संबंध बनाए और उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनके रिश्ते में उस दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब जू हाओ ने उसे चाय पर अपने अध्ययन कक्ष में आमंत्रित किया। उस समय उसे लगा कि अंकल जू प्रणाम करने से इतने थक गए थे कि वे पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो वह खड़ी हो गई और अंकल जू ने उसे ध्यान से सहारा दिया। उसकी काया को देखकर किसी भी पुरुष का विरोध करना मुश्किल होगा। अंकल जू जैसी शक्तिशाली हस्ती की तो बात ही छोड़िए। इसे बहकाना कहना गलत नहीं होगा। लेकिन शाओ वानलिंग अब भी यह कहना चाहती थी कि अंकल जू के साथ बिताया गया उसका समय आपसी स्नेह के कारण था। ये सिर्फ उसका बहकाना ही नहीं था, बाद में अंकल जू ने भी पहल की। शाओ वानलिंग धीरे धीरे शांत हो गई। अंकल जू और मैं सचमुच एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जू होंगजूंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया हो। क्या आप और मेरे पिता सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो फिर मैं क्या हूँ, सौतेली माँ? एक पल के लिए जिस तरह से उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखा, वह बिल्कुल अपरिचित था। तुम ऐसे कैसे हो गए? वो मेरे पिता हैं, तुम मेरी सुमा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शाओ वानलिंग ने अपनी आंखें घुमाई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे घर में क्यों रहती हूँ? और आधी रात को अंकल जू को ढूंढने क्यों भागी? चाचा जू और मैंने जो भी बातें की, चाची सू को सब पता है। उन्होंने तो मुझे रात में चाचा जू से मिलने जाने के लिए भी कहा था। क्या? जू होंगजूंग अवाक रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका मुंह खुला रह गया, वह पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त और जू हाओ के साथ होने के बारे में कई अटकलें थीं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बहकावा, जू हाओ की पहल, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी सौतेली माँ भी इसमें सहयोग करेगी। आखिर चल क्या रहा है?
साफ साफ बोलो। अपनी सबसे अच्छी दोस्त के गंभीर चेहरे को देखकर शियाओ वानलिंग को लगा कि अगर उसने खुद को स्पष्ट नहीं किया तो उनकी दोस्ती सचमुच खत्म हो जाएगी। वह अपनी इस सबसे अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जियो, वानलिंग बोला। जू होंग जूंग सुन रही थी, उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। ऐसा हुआ कि जू हाओ और उसकी सबसे अच्छी दोस्त का रिश्ता तब शुरू हुआ जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त जू परिवार में रहने आई, या शायद उससे भी पहले। उसे उस समय अपनी सबसे अच्छी दोस्त को घर पर रहने के लिए आमंत्रित करने का पछतावा हुआ। उसने घर में एक भेड़िए को आमंत्रित किया था। उससे पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त हमेशा रहस्यमयी रही थी। उसके उस घर में रहने का कारण ये था कि उसकी सौतेली माँ सू वानकियू को उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया था और उसने उसे वहां रहने के लिए आमंत्रित किया था। ये खबर सुनकर जू होंग जूंग एक बार फिर चौंक गया। फिर शाओ वानलिंग ने अपनी सौतेली माँ के इस कृत्य का कारण बताया। पता चला कि उसकी सौतेली माँ को गर्भावस्था के कारण संयम बरतने की आवश्यकता थी और जू हाओ विशेष रूप से शक्तिशाली था, इसलिए उसने अपने लिए एक सहायक ढूंढ लिया। ये सहायक उसकी सबसे अच्छी दोस्त शियाओ वानलिंग थी। होंग जूंग, मुझे माफ करना, तुमसे यह बात छिपाने की सारी गलती मेरी ही है। अगर तुम मुझे मारना या डांटना चाहते हो तो सीधे आ जाओ, अंकल जू सच में बहुत अच्छे हैं और तुम सबके लिए उनकी चिंता सच्ची है। जू होंग जूंग की मनोदशा असाधारण रूप से जटिल थी। वह और क्या कह सकती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसके पिता साथ थे, उसकी खूबसूरत सौतेली माँ भी सहमत थी और यह सब उसके पिता की खातिर था। अगर वह एक बेटी होने के नाते इस मुद्दे पर जोर देती रहती है तो क्या ये बहुत बचकाना नहीं लगेगा। सांस। जू होंगजूंग ने आखिरकार आह भरी। उसने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इस मामले को उससे छिपाने के अलावा उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो उसके पिता की समस्या हल हो गई थी। उसे तो उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। जू होंगजूंग ने जियो वानलिंग को देखा। तुम पूरी रात सोए नहीं, है ना? अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से आराम कर लो। शाओ वानलिंग थोड़ी शर्मिंदा थी। वह सचमुच पूरी रात अंकल जू के साथ थी और सोई नहीं थी। लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे बहुत ऊर्जावान महसूस हुआ। किसी तरह अंकल जू के साथ रहने से उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर, जिसने अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली और अस्थि मज्जा शुद्धिकरण उपचार करवाया था, फिर से सुधार के संकेत दिखा रहा था। चाहे उसकी शारीरिक बनावट हो, त्वचा हो, समग्र आकर्षण हो या मानसिक स्थिति, सब कुछ पहले से बेहतर था। उसे पता नहीं था, ये जू हाओ की विशेष क्षमता, दोहरी साधना का प्रभाव था। 386 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। शाओ वानलिंग ने अचानक प्रतिक्रिया दी, उसका मनोबल बढ़ गया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गुस्से भरी निगाहों से देखा। होंगजून, तुम मुझे दोष नहीं दे रहे हो। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त से जमकर डांट सुनने के लिए तैयार थी। उसे आश्चर्य हुआ कि होंगजूंग ने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया, बल्कि उसने चिंता भी दिखाई, जिससे शियाओ वानलिंग खुशी से भर गई। मैं क्या कर सकती हूँ? सू माँ तो पहले ही मान चुकी हैं। लिंगर होने के नाते मैं भला तुम्हें और पिताजी को अलग कैसे कर सकती हूँ? जू होंगजूंग ने असहाय होकर कहा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शाओ वानलिंग ने खुशी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गले लगा लिया। अंकल जू के साथ रहने को लेकर उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त को इस बारे में पता चल जाएगा। जब आज उसका शव मिला तो उसे लगा कि उसकी मौत निश्चित है। उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसके दिल पर पड़ा भारी बोझ आखिरकार उतर गया। अब जब वह अंकल जू के साथ होगी तो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त द्वारा पकड़े जाने की लगातार चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब शियाओ वानलिंग ने उसे गले लगाया तो हार्मोन की हल्की सी गंध हवा में फैल गई। जू होंगजून का कोमल शरीर कांप उठा और उसकी धड़कन रुक गई। जल्दी खुश मत हो जाना। मैं तुम्हारे और पापा के बीच दखल नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अपनी दूसरी बहनों को पता मत चलने देना। होंगजून, चिंता मत करो। तुम ही मेरी सबसे बड़ी चिंता थे। मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में न खो दूं। तुम्हारी समझदारी के लिए धन्यवाद, शाओ वानलिंग ने गहरी भावना के साथ कहा। अगर आप मुझे धन्यवाद देते हैं तो मेरा फायदा न उठाएं। जू होंगजून को याद आया कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे कितनी अजीब तरह से देखा करती थी। अब उसके सामने खड़े होकर वह सोचने लगी कि शियाओ वानलिंग क्या सोच रही होगी। क्या वह चाहती थी कि वह उसे मां कहकर बुलाए? असंभव। शाओ वानलिंग ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के विचारों को भांप लिया, उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया। होंगजून, हमारे बीच क्या है? अब से हम एक दूसरे को अपनी मर्जी से जो चाहें कह सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त कहूंगी और तुम मुझे अपनी सौतेली मां कह सकते हो। जू होंगजून के चेहरे के भाव बदल गए और उसने उसे घूर कर देखा। जियो वानलिंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी। मजाक कर रहा था, हम अब भी पक्के दोस्त हैं। तुम पूरी रात व्यस्त रहे हो, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? अपनी सबसे अच्छी दोस्त को विशेष रूप से ऊर्जावान देखकर जू होंगजून ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने यह नहीं सुना था कि इससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान हो जाएगा। मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। मैं इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अरे, क्या आप बीमार हैं? तर्कसंगत रूप से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जू होंगजून चौंक गई और अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बारे में थोड़ी चिंतित भी थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ।
हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन क्या आपके पिताजी के साथ ऐसा होना सामान्य बात नहीं है? शाओ वानलिंग ने ऐसे कहा मानो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो। जू होंगजून को जू हाओ की सर्वशक्तिमानता का ख्याल आए बिना नहीं रह सका। उन्हें न केवल कई कौशलों का ज्ञान था, बल्कि वे स्वादिष्ट मिठाइयां भी बना सकते थे। पिताजी सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति थे। लेकिन चाहे जादू कितना भी अद्भुत क्यों न हो, उसकी एक सीमा तो होनी ही थी। जब वे साथ होते थे तो उनमें अधिक ऊर्जा आने की बात आखिर क्या थी? दरअसल मुझे पहले थकान महसूस होती थी, लेकिन पिछले 2 महीनों से ऐसा नहीं है। इसके बजाय मैं ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा हूँ। जियो वानलिंग ने जोड़ा। इसका कारण क्या था? जू होंग जून गहरी सोच में डूब गया। अरे हाँ, शाओ वानलिंग को कुछ याद आया और उसने उत्साह से कहा, न केवल मेरा मनोबल बढ़ा है, बल्कि मेरी त्वचा को भी देखो, क्या ये पहले से बेहतर नहीं है? जब मैं खुद को देखता हूँ तो मुझे एक एहसास होता है। क्या आप मेरी जांच करने में मदद कर सकते हैं? जू होंग जून ने गौर से देखा। उसकी त्वचा और शारीरिक बनावट में वाकई सुधार हुआ था। वह पहले से थोड़ी छोटी भी लग रही थी। उसकी खूबसूरती में थोड़ा और इजाफा हो गया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? क्या पापा ने तुम्हें फिर से बोन मैरो क्लींजिंग पिल दे दी? नहीं, ये सब अंकल जू के साथ रहने की वजह से है। इसलिए मेरा अनुमान गलत नहीं था। न केवल मेरा मनोबल बढ़ेगा, बल्कि मेरी त्वचा में भी सुधार होगा और मैं पहले से ज्यादा जवान भी हो जाऊंगी। हे भगवान, अगर मैं और अंकल जू हमेशा साथ रहें, तो क्या मैं हमेशा जवान नहीं रहूंगी और अमर नहीं हो जाऊंगी? इस समय शाओ वानलिंग बहुत उत्साहित थी। ये निश्चित रूप से एक तथ्य था कि जू हाओ के साथ रहने से लाभ होगा। जू होंगजूंग अवाक रह गया। ये सब क्या था? क्या हमेशा जवान रहना और अमर होना संभव है? लेकिन ये देखकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सचमुच जवान हो गई थी। हो सकता है ये सच हो। जू होंगजूंग का दिल धड़कने लगा। कौन सी लड़की हमेशा जवान रहना नहीं चाहेगी? अमरता का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त में उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। पापा के साथ रहकर हमेशा जवान रहने के बारे में सोच रही हूँ। जू होंगजूंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना सिर हिलाया और तुरंत इस भयावह विचार को मन से दूर कर दिया। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अवाक निगाहों से देखा। अगर तुम नहीं सो रहे हो, तो मैं सो रहा हूँ। जू होंगजूंग आराम करने के लिए लेट गया। चाहे कुछ भी कर लें, उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका नन्हा दिल न केवल धीमा नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह और भी तेजी से धड़क रहा है। एक बीज चुपचाप बोया गया। सुबह उठना। जू होंगजूंग कुछ उदास लग रहा था। इसके विपरीत जियाओ वानलिंग रात भर की मेहनत के बाद भी पूरी तरह से ऊर्जावान थी। एक बड़ी चिंता का समाधान हो गया। उसके चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी रहती थी। वह वास्तव में जू हाओ को इस बारे में बताना चाहती थी कि उसे लिंगर की स्वीकृति मिल गई है। लेकिन जब वह सुबह बेडरूम से बाहर निकली, तो जू होंगजूंग ने उसे चेतावनी दी थी कि वह अंकल जू को इस बारे में न बताए। जियाओ वानलिंग ने अनिच्छा से हार मान ली। उन्होंने साथ मिलकर भोजन किया। जू होंगजूंग की निगाहें जू हाओ को देखते ही हमेशा इधर उधर हट जाती थीं। 387 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सामना कैसे करे। आखिरकार कल रात उसे पता चला कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पिता के साथ थी। डिंग। जू होंगजूंग असमंजस की स्थिति में है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 789। जू परिवार रात का खाना खा रहा था। एक लग्जरी कार विला के प्रवेश द्वार तक आकर रुकी। मनमोहक यान वुमेई कार से बाहर निकली। गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को सूचित करने के बाद वह अपने अनुयायियों के साथ विला में प्रवेश कर गई। चूंकि लुओ यान ने कल उसकी बात नहीं मानी और चुपके से जू परिवार में घुस गया था, इसलिए उसने आज उसे अपने पीछे नहीं आने दिया। उसके साथ एक शांत चेहरे वाली लड़की थी जिसके कान तक लंबे छोटे बाल थे। यान वू मेई ने उसे जियो क्यूई कहा। जब से वह शंघाई आई थी, तब से शियाओ क्यूई उसके साथ थी। वह उसकी सबसे भरोसेमंद राजदार थी। यान वू मेई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई व्यक्ति चुपके से उसका पीछा कर रहा है। लुओ यान के अलावा और कौन हो सकता है? जू हाओ के असली रंग को जानते हुए वह यान वू मेई के अकेले जू परिवार के पास जाने को लेकर निश्चिंत नहीं हो सकता था। अगर कभी जू हाओ यान वू मेई पर डोरे डालने की कोशिश करे, तो क्या उसका सुरक्षा मिशन विफल नहीं हो जाएगा? हालांकि यान वू मेई की ताकत अच्छी थी, फिर भी वह एक ग्रैंड मास्टर के सामने पर्याप्त नहीं थी। इसलिए यान वू मेई को पास आते देख लुओ यान चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने गुप्त रूप से उसकी रक्षा करने की योजना बनाई थी। यान वू मेई इस बार शू परिवार में शू हाओ से सीखने के लिए आई थी। कल उसने उसे केवल हाथ पकड़कर सिखाया और उसे एक लॉलीपॉप दी। उसने न केवल डार्क एनर्जी पीक तक पहुंचने में सफलता हासिल की, बल्कि उसने नए युद्ध कौशल भी सीखे। उसकी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ था। ये सिर्फ एक बार पढ़ाया गया था। यदि वह कुछ समय के लिए जू हाओ से परामर्श करे, तो क्या वह भी जू फेयान की तरह उसी क्षेत्र में अजेय बन सकती है, या यहाँ तक कि दूसरे क्षेत्रों के शत्रुओं को भी परास्त कर सकती है? यान वू मेई को इसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी। जब तक वह हुआ शक्ति तक नहीं पहुंच जाती, नहीं, जब तक वह डार्क फोर्स शिखर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक भले ही वे दोनों शक्तियां एकजुट हो जाएं, वे उसकी प्रतिद्वंदी नहीं होंगी। जू हाओ से सीखने के दौरान उत्पन्न होने वाली असहज समस्याओं के बारे में यान वू मेई ने दांत पीसकर सहन करने का फैसला किया। कल के अनुभव से जू हाओ खुद पर नियंत्रण रख सकता था। इसके अलावा उसने उन लिंग एयर को इतने लंबे समय तक पढ़ाया था और कुछ भी नहीं हुआ था। उसे अब भी जू हाओ के चरित्र पर अधिक भरोसा था। और जू हाओ ने वाकई उसे निराश नहीं किया।
रात के खाने के बाद उन्होंने उसे हाथ पकड़कर कुछ तकनीकें सिखाईं। परीक्षण आवश्यक था। इस बार यान वूमेई को कुछ अलग महसूस हुआ। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शर्माते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगी। सहभागितापूर्ण शिक्षण पूर्ण हो गया। लगभग दोपहर का समय था। यान वूमेई ने दोपहर के भोजन के लिए रुकने का निमंत्रण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया और जल्दी से वापस चली गई। कार में बैठकर उसने अपनी मूर्खता पर खुद को कोसना शुरू कर दिया। इस शिक्षण पद्धति को जानते हुए भी उसने स्कर्ट क्यों पहनी थी? अब उसे वापस जाकर कपड़े बदलने थे। उसे उम्मीद थी कि जूहाओ ने कुछ भी नोटिस नहीं किया होगा। जूहाओ ने जरूर ध्यान दिया होगा, ये लुओ यान का विचार था। यान वूमेई की आंखों में आंसू देखकर, जो लगभग टपक रहे थे, वह समझ गया कि यह अतिशयोक्ति थी। हमेशा बहादुर रहने वाला जूहाओ ये बात कैसे नहीं जान सकता था? धत्तेरी की। वह बेबस होकर देखता रहा जब जूहाओ उस महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जिसे वह पसंद करता था। वह अंधेरे में बस देखता रह गया, कुछ भी करने में असमर्थ था। इससे उसे इतना गुस्सा आया कि वह खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। दोपहर में जूहाओ चू समूह में आया। दफ्तर में उनकी मुलाकात अपनी मनमोहक भाभी से हुई। 158 भाभी चंचल है। महिला मुख्य किरदार उसे पापा कहती है और उसकी मां स्तब्ध रह जाती है। डिंग, यान वूमेई बेहद शर्मीली है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 678। डिंग, लुओ यान घृणा से आग बबूला है। भावनात्मक मूल्य जोड़ 888। यान वूमेई के कुछ हद तक असहज ढंग से वापस जाते हुए देखकर जूहाओ की आंखों में एक मुस्कान आ गई। इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री वाकई बेहद प्रतिभाशाली हैं। बस एक मामूली छेड़छाड़ और यह बेकाबू हो जाता है। अभी और भी रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। उसने अभी तक लाइटनिंग कंट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया है। यह एक ऐसा दांव है जो निश्चित रूप से दुश्मन को खत्म कर देगा। देखते हैं कि यह महिला मुख्य किरदार कितने समय तक टिक पाती है। अंधेरे में छिपी लुओ यान पर नजर डालते हुए जूहाओ मुस्कुराया। वह मुड़ा और विला की ओर लौट गया। दोपहर में जूहाओ कार से चुप रुक गए। उनकी भाभी याओ शिनरुई को यह खबर मिल चुकी थी और वह समूह के प्रवेश द्वार पर पहले से ही इंतजार कर रही थी। जूहाओ को लेने के बाद दोनों साथ में मुख्य द्वार से अंदर चले गए। आधा साल बीत चुका है। यह महिला मुख्य किरदार धीरे धीरे राष्ट्रपति की तरह बनती जा रही है। राष्ट्रपति की वर्दी पहने हुए वह एक बौद्धिक और कुलीन आभा बिखेर रही थी। थोड़े ही समय में उन्होंने चू ग्रुप के बाजार मूल्य को 4 गुना बढ़ा दिया था। अब इसका पैमाना अरबों में पहुंच गया है। एक और शक्तिशाली महिला राष्ट्रपति का उदय हुआ, जिनकी अनगिनत लोगों ने प्रशंसा और पूजा की। और उन्हें यह नहीं पता था कि जिस देवी की वे पूजा करते थे, वह हर रात जूहाओ को अंतरंग रूप से प्रसन्न करती थी। 388 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। अरे नहीं, दिन के समय भी यही हाल रहता है। अब महिला मुख्य किरदार ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। जूहाओ ने उन्हें चू ग्रुप के सभी शेयर हासिल करने में भी मदद की। इसका पता कुछ महीने पहले तक लगाना होगा। ये देखकर कि महिला मुख्य किरदार लगभग आत्मसमर्पण कर चुकी है, उसने अपनी भाभी को चू परिवार का नियंत्रण सौंपने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने कंपनी के शेयरधारकों को डराया धमकाया। उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से अपने शेयर सौंप दिए और कंपनी छोड़ दी। जो लोग नहीं गए उनसे गुपचुप तरीके से निपटा गया। फिर उन्होंने चू परिवार के पिता और पुत्र से निपटा। सभी शेयर स्वाभाविक रूप से याओ शिनरुई के हाथों में चले गए। चू परिवार के अन्य सदस्य स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे, लेकिन जूहाओ ने उन्हें रोक दिया। याओ शिनरुई ने अपने हाथ में रखे शेयरों को देखा। वह इतनी आसानी से $1 अरबों के समूह की मालिक बन गई थी। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। उसके बाद से उसने वास्तव में जूहाओ के असली तरीकों को देखा। उसने अपने मन में मौजूद सभी अन्य विचारों को पूरी तरह से मिटा दिया। वह आज्ञाकारी होकर जूहाओ की गुप्त प्रेमिका बन गई। जूहाओ ने कुछ ऐसी परियोजनाएं भी याओ शिनरुई को सौंप दी, जिनका जू ग्रुप से टकराव था और जिनके बारे में उसे मुख्य पात्र ली शियाओ से पता चला था। इसके परिणामस्वरूप चू ग्रुप का बाजार मूल्य कई गुना बढ़ गया। जूहाओ खुले तौर पर जू ग्रुप को नियंत्रित करता था। वास्तव में उनकी कंपनी लिंग एयर जू होंगजून की होंगजून मीडिया भी उनकी ही संपत्ति थी, साथ ही चू परिवार भी, जिसे वे गुप्त रूप से नियंत्रित करते थे। इस संदर्भ में लिन चुकिंग की कंपनी का उपयोग भी वह करेगा। उसकी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं थे। वह अब भी दुनिया का नंबर 1 परिवार बनाना चाहते थे और अभी भी उन्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना था। वह राष्ट्रपति कार्यालय पहुंचे। याओ शिनरुई जानती थी कि जूहाओ को चाय पीना पसंद है, इसलिए वह चाय की केतली तैयार करके ले आई। उसने जूहाओ के लिए चाय डाली। फिर उसने एक ऐसी मुद्रा अपनाई जिससे उसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने का आमंत्रण मिला। पकौड़े पहले से कहीं अधिक चंचल होते जा रहे थे। याओ शिनरुई हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। अपनी भाभी को सहारा देने के बाद जूहाओ चला गया। शाम, जूहाओ एक आलीशान आवासीय परिसर में पहुंचा। अंकल जू। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, एक मधुर आवाज सुनाई दी। एक आकृति दौड़ती हुई आई। जिजिंग, जरा धीरे चलो, क्या तुम्हें बच्चे को चोट पहुंचाने का डर नहीं है? जू हाओ ने उसे गले लगाया और धीरे से उसके थोड़े उभरे हुए पेट को सहलाया। वह थोड़ा हैरान था। उनकी महिलाओं में से एक, कहानी के मुख्य पात्र की खूबसूरत सौतेली मां, सबसे पहले गर्भवती हुई। ये छोटी महिला मुख्य कलाकार दूसरी थी। वह लगभग 5 महीने की गर्भवती थी। पिछले 6 महीनों में जूहाओ ने पहले ही उस समझदार छोटी महिला नायिका का दिल जीत लिया था, जिससे वह पहली बार तब मिला था जब वह उसके परिवार का बोझ कम करने के लिए पर्चे बांट रही थी।
ये जानते हुए कि मू जिजिंग का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, जू हाओ ने गरीबी उन्मूलन परियोजना शुरू की और मू परिवार से मुलाकात की। जब उसने देखा कि उसके परिवार को प्रायोजित करने वाला व्यक्ति वास्तव में वही सुंदर चाचा था जिससे वह पहले एक बार मिल चुकी थी, मू जिजिंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों थीं। उसके बाद वे अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते थे और उनके बीच भावनाएं विकसित होने लगीं। जू हाओ की मदद से उसकी मां की बीमारी ठीक हो गई। मू जिजिंग बेहद भावुक हो गई। जू हाओ के प्रलोभनों में से एक के तहत वे आधे मन से एक साथ आए। उसके बाद जब भी वे मिलते वे अंतरंग क्षण साझा करते थे। ये सिलसिला कुछ समय तक जारी रहा। मू जिजिंग को अचानक उल्टी होने लगी। जू हाओ ने उसकी नब्ज जांची। हे भगवान, वह गर्भवती थी। ये खबर सुनकर मू जिजिंग स्तब्ध रह गई। वह इस साल हाई स्कूल के तीसरे वर्ष में ही थी। उसे अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी थी और विश्वविद्यालय जाना था। क्या वह बड़े पेट के साथ स्कूल जाने वाली थी? क्या आप बच्चे के साथ कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं? वह गर्भपात कराने का साहस नहीं जुटा पाए। यह अंकल जू के प्रति उनके प्रेम का साकार रूप था। वह पूरी तरह से असमंजस में थी। जू हाओ आगे बढ़ा और मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वह उसका साथ देंगे और उसे चिंता न करने के लिए प्रोत्साहित किया, और वह किसी भी कठिनाई का समाधान कर देगा। उस क्षण मू जिजिंग को लगा कि वह दुनिया की सबसे खुश महिला है। इस प्रकार गर्भावस्था को गुप्त रखा गया। वह हमेशा की तरह स्कूल गई और हमेशा की तरह घर लौट आई। उस दौरान मू जिजिंग ने जू हाओ की अपने प्रति देखभाल को महसूस किया। उन्होंने उसे तरह तरह के पौष्टिक खाद्य पदार्थ और प्रसव पूर्व दवाएं दी। वह बेहद भावुक हो गई थी, और इससे बच्चे को जन्म देने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मू जिजिंग का पेट धीरे धीरे बड़ा होता गया। ये स्पष्ट था कि इसे अब और छिपाया नहीं जा सकता था। इसके बाद जू हाओ उसे ले गया और उसने यह बात मू को बता दी। जब मू को अचानक पता चला कि उसकी हाई स्कूल की सहपाठी लिंग एर गर्भवती है और कई महीनों से गर्भवती है, वह स्तब्ध रह गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसके लिए इस बात को स्वीकार करना और भी मुश्किल था कि उसकी लिंग एर को गर्भवती करने वाला जू हाओ था। वह मूल रूप से एक साधारण व्यक्ति थी। वह जू हाओ जैसे बड़े आदमी के संपर्क में नहीं आ सकी। जू हाओ द्वारा उनके परिवार को प्रायोजित करने के बाद तभी उसे जू हाओ की असली पहचान पता चली। जूस ग्रुप के अध्यक्ष, एक बेहद नेक इंसान, एक महान परोपकारी। लेकिन जू हाओ की उम्र पहले से ही 50 साल थी, और उनका एक शानदार परिवार था जिसमें पहले से ही 7 बच्चे थे। 389 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। अब लिंगेर दोबारा उसके बच्चे की गर्भवती थी। मू को अपनी दृष्टि धुंधली होने लगी और वह लगभग बेहोश हो गई। तुरंत ही वह गुस्से में आकर उनसे सवाल करने की तैयारी करने लगी। मू जिजिंग ने जू हाओ की ओर से बोलने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उसने कहा कि सब कुछ उसकी गलती थी। इसका जू हाओ से कोई लेना देना नहीं था, उसने ये स्वेच्छा से किया था। मू इतनी गुस्से में थी कि वह लिंगर को मारना चाहती थी। तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम अभी से पुरुषों को आकर्षित कर रही हो? अंततः वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। मेरा अपना बच्चा, मेरा अपना बच्चा। और वह गर्भवती थी। मू बच्चे का गर्भपात कराना चाहती थी। मू जिजिंग ने इनकार कर दिया और बच्चे को जन्म देने पर जोर दिया। जू हाओ ने भी अपनी बात रखी। मू असहाय था। चूंकि यह घटना पहले ही घटित हो चुकी थी, इसलिए उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जू हाओ ने मां और लिंगर के लिए एक पॉश रिहायशी इलाके में एक छोटा सा विला किराए पर लिया। उनका पुराना घर अब रहने लायक नहीं था। सभी पड़ोसी मू परिवार की मां और लिंगर को जानते थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि मू जिजिंग हाई स्कूल से स्नातक होने से पहले ही गर्भवती है, तो क्या हर जगह अफवाहें नहीं फैल जाती। जू हाओ ने स्कूल के साथ भी मामले को सुलझा लिया। उन्होंने मू जिजिंग के छात्र जीवन को बरकरार रखने की व्यवस्था की, इसलिए उसे स्कूल नहीं जाना पड़ा। समय आने पर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने परीक्षा दी या नहीं। वह किस स्कूल में जाना चाहती थी, ये तो बस जू हाओ का एक शब्द था, है ना? जब बात यहाँ तक पहुंच गई, तो मू को लिंगर की ट्यूशन फीस कमाने के लिए काम पर जाने की अब कोई जरूरत नहीं थी। वह लिंगेर और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल के लिए हर दिन घर पर ही रहती थी। जू हाओ को अक्सर लिंग एर के पास आते, तरह तरह के टॉनिक लाते और इतनी सावधानी बरतते हुए देखकर मू ने धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। हालांकि जू हाओ युवा नहीं थे, लेकिन वे देखने में लगभग 30 वर्ष के ही लगते थे। वह एक आकर्षक और सुंदर चाचा थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि लिंगर उस पर इतनी गहराई से मोहित हो गई थी। उस समय तो उसे खुद भी दिल की धड़कन तेज महसूस हुई थी। दरअसल अगर इसके बारे में सोचें तो ये बुरा नहीं था। जू हाओ और लिंगर दोनों के जीन अच्छे थे। जन्म लेने वाला बच्चा निश्चित रूप से बुरा नहीं होगा। जू हाओ धनी और शक्तिशाली था, इसलिए वह निश्चित रूप से बच्चे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने लिंगर को इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मू ने लिंगर का सबसे खुशहाल रूप देखा था। उसने अपने विद्रोही स्वभाव को भी पहचान लिया था। उदाहरण के लिए, एक रात, क्योंकि वह लिंगर की बेहतर देखभाल करना चाहती थी, इसलिए वह लिंगर के कमरे के बगल वाले कमरे में रुकी। उसे लिंगर के कमरे से आवाजें सुनाई दे रही थीं। लिंगर की मीठी आवाजें और यहाँ तक कि जू हाओ को पापा कहकर पुकारते हुए सुनकर वह सुन्नसी हो गई। मैं आमतौर पर बहुत सावधान रहती हूँ, लेकिन जब मैंने अंकल जू को देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मू जिजिंग के चेहरे पर खुशी की मुस्कान खिल उठी।
तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा, मुझे इतना याद किया। जू हाओ ने धीरे से उसके खूबसूरत लहराते बालों को सहलाया। बेशक, मैं हर दिन अंकल जू के साथ रहना चाहता हूँ। म्यूजिजिन को कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। आखिरकार उसमें जू हाओ के लिए अपनी माँ से मुकाबला करने का साहस था। देखने में वह भोली और शर्मीली लगती थी। वास्तव में वह आंतरिक रूप से बहुत मजबूत थी। इसके बाद दोनों साथ साथ विला की ओर चल पड़े। जू हाओ की निगाहें थोड़ी सी झपकीं। दरअसल ये काफी दिलचस्प था। मुजिजिंग उनकी दूसरी पत्नी थी जो गर्भवती हुई। तीसरी गर्भवती लड़की उसी स्कूल की थी जहां वह पढ़ती थी। वह भी स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा थी। दोनों महिला मुख्य किरदारों का स्वभाव अलग अलग था। मुजिजिंग पवित्र और अच्छे व्यवहार वाली थी। दूसरी महिला मुख्य किरदार थोड़ी नखरीली थी। स्कूल में मुजिजिंग के साथ अंतरंग क्षणों के दौरान जू हाओ ने दूसरी महिला मुख्य किरदार की खोज की। कुछ छानबीन के बाद उसने उसे अपने वश में करने के लिए कई तरह की तरकीबें अपनाई। मुजिजिंग के गर्भवती होने के कुछ ही समय बाद मुख्य अभिनेत्री भी गर्भवती हो गईं। वह गर्भावस्था के दौरान घर पर आराम करने के लिए स्कूल से छुट्टी पर थी। मूविला के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। लिंगर को आनंदित भाव से शू हाओ की बाहों में सिमटी हुई अपनी ओर आते देख उसकी भावनाएं बहुत जटिल थीं। लिंगर ने अभी हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और वह पहले से ही मां बनने वाली थी। इस साल मुंह 40 साल के हो गए। घर की वर्दी पहने हुए उसने अपनी आकर्षक आकृति का प्रदर्शन किया। उसके चेहरे पर समय का कोई निशान नहीं था। वह भी मनमोहक और आकर्षक लग रही थी। वह पहले ही इस वास्तविकता को स्वीकार कर चुकी थी। जू हाओ को सामान ले जाते हुए देखकर उसने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया। राष्ट्रपति जू, आपको यहाँ आने पर उपहार लाने की जरूरत नहीं थी। जू हाओ मुस्कुराया। बस कुछ स्वास्थ्यवर्धक सप्लीमेंट आप दोनों के लिए और जिजिंग के गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए अच्छे हैं। मुको शुरू में लगा कि लिंगर की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और गर्भवती होने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। जू हाओ को लिंगर की इतनी परवाह करते देख उसे राहत महसूस हुई। पहले चूंकि लिंगर गर्भवती थी इसलिए उसने जू हाओ को दोषी ठहराया था। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसा कि लिंगर ने कहा था उसी ने उसे बहकाया था। ये छोटी बच्ची कितने साल की थी? अगर मुजिजिंग को अपनी मां के विचार पता होते, अंकल जू का बचाव करके उसने अपनी मां के मन पर ऐसा प्रभाव छोड़ा था, वह निश्चित रूप से रोने के कगार पर होगी। उसने जू हाओ को घर में आमंत्रित किया। 390 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। मुंह ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था। ये बहुत ही भव्य था और एक बड़ी मेज को पूरी तरह से भर दिया गया था। गर्भवती महिलाओं के लिए कई व्यंजन लाभकारी थे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अंकल जू खाना पसंद करते थे। ये कहना जरूरी है कि पूर्णकालिक दाई मुंह ने बहुत ही शानदार काम किया। अपनी अपनी सीटों पर बैठने के बाद वे तीनों एक परिवार की तरह खाना खाते थे। बस एक नजर डालते ही कोई भी यह सोचेगा कि अंकल जू और मुंह एक कपल हैं। लिंगेर तो बस उनकी बच्ची थी। किसने सोचा होगा कि अंकल जू और लिंगर असल में एक कपल हैं। अंकल जू, कृपया इसे चखिए। माँ ने इसे खास आपके लिए बनाया है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और यह वाला भी, ये वाला भी। खाने की मेज पर लिंगर लगातार अंकल जू की थाली में खाना डालती रही। उसके बगल में बैठी मुंह को दुख का एक झटका लगा। उसे लगा कि लगभग 18 वर्षों तक उसने जिस लिंगेर का पालन पोषण किया था वह व्यर्थ गया। ठीक है, तुम भी खा लो। अंकल जू ने मना नहीं किया। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसके मुंह के पास रख दिया। लिंगेर अचंभित रह गई, फिर उसने अपना मुंह खोला और उसे खा लिया। खुशी से फूली नहीं समा रही थी वह। फिर उसने अंकल जू की नकल करते हुए उनके मुंह में एक व्यंजन डाला। वे दोनों इतने स्नेहपूर्ण थे कि यह हद से ज्यादा प्यारा लग रहा था। मुंह के लिए अब और देखना बर्दाश्त करना सचमुच असंभव हो गया था। उन्हें उनके अंतरंग प्रदर्शन से बहुत असहज महसूस हो रहा था, मानो वह वहां पर तगड़ी हो। लिंगर ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली। रात के खाने के बाद उन्होंने कुछ देर साथ में टीवी देखी। अंकल जू ने जाने का सुझाव दिया। आज रात के लिए उसकी कुछ और ही योजनाएं थीं। अंकल जू, बहुत देर हो गई है। आप हमारे साथ रुककर आराम क्यों नहीं करते? लिंगर ने उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल व्यस्त अरबपति अंकल जू के लिए उनके साथ समय बिताने का मौका मिलना, वह पहले से ही बहुत संतुष्ट महसूस कर रही थी। उसके बगल में बैठी मुंह को वह दिन याद आ गया जब लिंग एर ने अंकल जू को पापा कहकर पुकारा था। उसने चुपचाप लिंगर को फटकार भरी नजरों से देखा। क्या आप गर्भवती हैं और आपको इसका जरा भी अंदाजा नहीं है? आप बुरे काम नहीं कर सकते। अंकल जू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मुझे वापस जाकर कुछ काम निपटाना है। मैं अगली बार आऊंगा और तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। अच्छे रहना। ठीक है फिर। लिंगर बहुत समझदार थी और उसने जिद नहीं की। किंग चेंग लॉ फर्म ऑफिस में एक परिपक्व और बेहद खूबसूरत महिला अपनी डेस्क पर बैठी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर रही थी। उस खूबसूरत महिला का चेहरा मनमोहक था और उसने वकील की वर्दी पहन रखी थी जिससे एक सुरुचिपूर्ण और कुलीन आभा निकल रही थी। वह सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी भौहों के बीच एक तीखा और दुर्जय भाव था। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो जाता था कि उससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और वास्तव में यही स्थिति थी। पूरे कानूनी पेशे में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसे न जानता हो। वह निर्विवाद रूप से कानूनी जगत की रानी थी। उसने 100% जीत दर बनाए रखी थी। उसके खिलाफ अदालत में जाने वाले किसी भी वकील को अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वे सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि वे खुद ही जेल में पहुंच जाएं।
एक बार ऐसा हुआ कि एक न्यायाधीश ने उसकी सुंदरता देखकर उसमें रुचि दिखाई। उसने महज धमकी दी थी। अगले दिन उसे एक सिलाई मशीन चलाने के लिए भेजा गया। रिंग 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 रिंग, फोन की घंटी तेजी से बजने की आवाज गूंज उठी। यू यून ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपना फोन उठाया और देखा कि उसकी सेक्रेटरी का फोन आ रहा है। उसकी भौहें शिथिल हो गईं। उसने जवाब देने के लिए क्लिक किया। अधिकारी यू, ये बुरी खबर है, शियाओ याओ का अपहरण कर लिया गया है। आवाज में आंसू भरे थे। उसने हकलाते हुए बताया कि क्या हुआ था। पता चला कि यू यून ने अभी अभी अपनी प्रेमिका यू शियाओटियन के साथ रात का खाना खत्म किया था। जब वे घर जाने ही वाले थे तब उसे याद आया कि लॉ फर्म में अभी भी कुछ मामले ऐसे थे जिन्हें निपटाना बाकी था। इसलिए उसने अपनी सचिव से लिंगर को घर ले जाने के लिए कहा। वह खुद भी ओवरटाइम काम करने आई थी। जैसे ही सचिव ने लिंगर को दरवाजे पर छोड़ा, अचानक दो महिलाएं बाहर दौड़ पड़ीं। उन्होंने लिंगर को पकड़ा और भाग गए। सचिव समय पर नहीं पहुंच सके और केवल देखते रह गए जब लिंगर को एक वैन में ले जाया गया। यू यून का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका आमतौर पर शांत रहने वाला चेहरा अब घबराहट से भरा हुआ था। यू जियाओटियन उसका लिंगर था। जैविक रूप से नहीं, फिर भी उसने उसे छोटी उम्र से पाला था। जैविक नहीं, लेकिन जैविक से बेहतर। उसे कुछ नहीं हो सकता था। वह कानूनी जगत में बचाव पक्ष की वकालत करने में बहुत कुशल थी। उसने कई लोगों की जान बचाई थी, लेकिन उसने उससे कहीं अधिक लोगों को नाराज भी किया था। उसे नहीं पता था कि यह सोची समझी साजिश के तहत लिया गया बदला था या नहीं। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि अगर लिंगर उन लोगों के हाथों में पड़ गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। यू यून घबरा गई। उसने पुलिस स्टेशन में मौजूद अपनी अच्छी दोस्त से संपर्क करने के लिए झटपट अपना फोन उठाया। पुलिस फूल लियू ईरान, एक शॉपिंग मॉल के बाहर। प्रवेश द्वार पर एक कार खड़ी थी। अंकल जू कार में बैठे बैठे समय का हिसाब लगा रहे थे। वो दूर नहीं है। 391 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। लू यान, क्योंकि उसने यान वू मेई के सामने जू हाओ के बारे में कुछ और बुरी बातें कही थीं। उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दिया गया। वह उदास होकर सड़क पर चल रहा था। अचानक उसकी निगाहें तेज हो गईं। उसने कार में जू हाओ को देखा और तुरंत ही उसके मन में जान से मारने का इरादा जाग उठा। इस आदमी ने अपनी पत्नी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत ही कर ली। उसे पहले से ही मरने की इच्छा थी। उन्होंने मूल रूप से पिछले 2 दिनों में उन्हें एक गहन सबक देने की योजना बनाई थी। उन्हें यहाँ उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद लुओ यान ने जू हाओ से झगड़ा करने की तैयारी की। वूश, बगल से एक वैन गुजरी। कांच की खिड़की से एक छोटी लोली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसका मुंह बंद था और एक महिला उसे नियंत्रित कर रही थी। क्या वह उसकी छोटी चाची का ही सामान नहीं था? कार के अंदर लक्ष्य प्रकट हुआ। जू हाओ ने बाय लिंग को पीछे आने का आदेश दिया। 159 मुख्य पुरुष किरदार की छोटी चाची का पति तैयार है। तेज तर्रार छोटी लोली, मुख्य महिला किरदार जाल में फंस जाती है। यू शियाओटियन जानती थी कि उसका अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ता 3 महिलाएं थीं। एक महिला गाड़ी चला रही थी और उसकी सुरक्षा के लिए दोनों तरफ एक एक महिला बैठी थी। इस समय उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह टेप से बंद था। यू शियाओटियन बहुत घबरा गई थी, लेकिन वह बहुत शांत दिख रही थी। वह बहुत आज्ञाकारी और सहयोगी थी। जब तक वे एक शॉपिंग मॉल के पास से नहीं गुजरे। बगल में खड़ी महिला का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए वह खिड़की की ओर झपटी। मॉल में इतने सारे लोग थे, उसे उम्मीद थी कि कोई उसे देख लेगा और पुलिस को बुलाने में मदद करेगा। अगर कोई मार्शल आर्ट का उस्ताद या कोई राजकुमार आकर उसे बचा ले तो और भी अच्छा होगा। छोटी लोली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी रखवाली कर रही 2 महिलाएं। उन्हें तुरंत उसके कार्यों का पता चल गया, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं। इसके बजाय एक कार को ओवरटेक करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अभी अभी उसकी असामान्यता का पता चला और उन्होंने उसे वापस बुला लिया। मुझसे सच बोलो, अगर तुमने और कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मगरमच्छों को खिला दूंगा। यू शियाओटियन महज 12 साल की एक छोटी लोली थी। हालांकि वह आमतौर पर बहुत परिपक्व व्यवहार करती थी, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही होता है। जैसे ही उसे मगरमच्छों को खिलाए जाने के बारे में पता चला, उसका डरा हुआ छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। लुओ यान ने छोटी लोली को बाहर झांकते हुए देखा। कई वर्षों तक अंधकार में संसार में संघर्ष करने और अनगिनत मिशनों को अंजाम देने के बाद एक शब्द उसके दिमाग में कौंध गया। अपहरण। कार बहुत तेज रफ्तार में थी और जियाओ याओ का चेहरा बस एक पल के लिए ही दिखाई दिया। लेकिन फिर भी उसने उसे देख लिया। लुओ यान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह उसकी छोटी चाची का ही सामान नहीं था? अंधकार लोक से लौटने का उनका मूल उद्देश्य उस छोटी चाची से मिलना था। जब तक उसने यान वू मेई को नहीं देखा, जिसकी रक्षा करने का जिम्मा उसे सौंपा गया था। सुरक्षा तो महज एक बहाना था। लक्ष्य उस मनमोहक और आकर्षक वू मेई को जीतना था। जहां तक उस छोटी चाची की बात है, जो देखने में तो कुलीन और सुरुचिपूर्ण लगती थी, लेकिन वास्तव में गंभीर और भावहीन थी। बेशक लुओ यान भी उससे मिलने गई थी। हालांकि उनका रिश्ता दूरियों भरा था और वे ज्यादा बातें नहीं करते थे। सबसे पहले, चूंकि यू यून एक वकील के रूप में काम करती थी, इसलिए धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व ठंडा पड़ गया। कानून के समक्ष भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरे, वे एक दूसरे से बहुत लंबे समय से नहीं मिले थे। अगर उसने खुद अपनी पहचान उजागर नहीं की होती, तो उसकी छोटी चाची उसे पहचान नहीं पाती। वह अपनी छोटी चाची की इस रिश्तेदार से भी मिल चुका था। वह छोटी लोली एक दिखावटी चेहरा थी।
वह उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। मिलते ही उसने उसे बदसूरत राक्षस कहा। लुओ यान को असहजता का अनुभव हुआ। उसका रूप स्वाभाविक था, वह क्या कर सकता था। इसके अलावा उसे ये भी नहीं लगता था कि वह बदसूरत है। एक साधारण से हाथ हिलाने पर भी सुंदरियों का एक बड़ा समूह उसके पास उमड़ पड़ता था। हालांकि छोटी लोली उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन आखिरकार वह उसकी छोटी चाची की प्रेमिका ही तो थी। उसका अपहरण होते देख लुओ यान उदासीन नहीं रह सकी। उसने तुरंत वैन पर नजरें जमा लीं और अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसका पीछा किया। कार में बैठे जूहाओ ने भी बाई लिंग को पीछे आने का आदेश दिया। वह इतनी सुबह यहाँ क्यों इंतजार कर रहा था? जी हाँ, ये सब उसकी योजना थी। छोटी लोली का अपहरण करना उसका आदेश था। मुख्य किरदार लुओ यान की ताकत बेहद जबरदस्त थी। अगर जूहाओ को उससे निपटना था तो उसे स्वाभाविक रूप से विस्तृत जांच करनी पड़ती। हाल ही में हुई एक जांच में ये खुलासा हुआ। वह एक खूबसूरत महिला से मिलने गया था। उस महिला की तस्वीर देखने के बाद जूहाओ ने तुरंत तय कर लिया कि वह निश्चित रूप से एक और महिला मुख्य किरदार होगी। विस्तृत जांच के बाद उस खूबसूरत महिला का नाम यूयुन था, जिसे कानूनी रानी के नाम से जाना जाता था और जिसका रिकॉर्ड अजेय था। जूहाओ के पास इस समय बहुत अधिक शक्ति थी। उनकी अधीनस्थ खुफिया संस्था लिमिटलेस का विश्वव्यापी विस्तार हो चुका था। जांच स्वाभाविक रूप से बहुत सावधानीपूर्वक की गई थी। खुफिया जानकारी से स्पष्ट रूप से पता चला कि यूयुन ने कभी शादी नहीं की थी और विपरीत लिंग के किसी भी सदस्य के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। उसकी बेटी लिंगर यू शियाओटियन को उसने गोद लिया था। मुख्य अभिनेता लुओ यान और उसके बीच के रिश्ते का भी स्वाभाविक रूप से पता चल गया। यूयुन दरअसल लुओ यान की छोटी चाची थी। ये जानकारी देखते ही जूहाओ ने तुरंत घोषणा कर दी। वह निश्चित रूप से मुख्य पुरुष किरदार की छोटी चाची का पति बनने वाला था। अंततः आज उसकी ताकत मुख्य नायक से निपटने के लिए पर्याप्त थी और उसने यूयुन पर अपना हाथ आजमाने का फैसला किया। 392 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। कानूनी जगत में यूयुन की प्रतिष्ठा को देखते हुए अनगिनत लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। उनका व्यक्तित्व भी अनूठा था। उसके साथ व्यवहार करना असंभव हो जाता है। जूहाओ ने अपनी लिंगेर का इस्तेमाल एक सफलता के रूप में करने की योजना बनाई थी। उसने छोटी लोली का अपहरण करवा दिया था। जैसे जैसे उनका रिश्ता और गहरा होता जाएगा, बाकी सब कुछ आसान होता जाएगा। उनकी जूस ग्रुप के पास अभी भी कोई कानूनी सलाहकार नहीं था। यूयुन सबसे अच्छी उम्मीदवार थी। वह इस महिला मुख्य किरदार को अपने वश में कर लेगा और कंपनी में शामिल होने की व्यवस्था करेगा। उसके लिए भावनात्मक लाभ उठाने का एक और जरिया। जैसे ही बाइलिंग ने कार स्टॉप की, जूहाओ ने एक आकृति को तेजी से गुजरते हुए देखा और वह वैन का पीछा करने लगी। एक नज़र में ही जूहाओ ने उस व्यक्ति को मुख्य किरदार लुओ यान के रूप में पहचान लिया। छी, नायक से यही उम्मीद थी। जब भी नायिका का दिल जीतने का मौका मिलता, वह अप्रत्याशित रूप से उसी को मिल जाता था। अगर वह आज वहां नहीं होता, लुओ यान छोटी लोली को बचा सकती थी और अपनी छोटी चाची का स्नेह प्राप्त कर सकती थी। अफसोस की बात है, जूहाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसने बाइलिंग को एक निश्चित दूरी बनाए रखने और चुपचाप पीछे आने के लिए कहा। शहर के व्यस्त केंद्र में होने के कारण लुओ यान ज्यादा ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकी। उसने बस वैन पर नजरें गड़ा दी। बिना जल्दबाजी किए उसका अनुसरण करें। वह देखना चाहता था कि उसकी छोटी चाची के लिंगर का अपहरण करने की हिम्मत किसने की, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। उसने उनका पीछा करते हुए उन्हें कंपनी की इमारत तक पहुंचाया। उसने वैन को प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हुए देखा। लुओ यान की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने अपने पीछे आ रही कार पर एक नजर डाली, जो वास्तव में जूहाओ की ही कार थी जिसे उसने पहले देखा था। उस व्यक्ति को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, फिलहाल वह इस आदमी को छोड़ देगा। लुओ यान ने अपनी निगाहें हटाईं और कंपनी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। आप कौन हैं? टैटू वाला एक सुरक्षा गार्ड लाठी लिए खड़ा था और अभद्र लहजे में चिल्ला रहा था। लुओ यान का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। उसने हाथ बढ़ाकर धक्का दिया, जिससे सुरक्षा गार्ड जमीन पर गिर गया। वह एक नज़र में ही समझ गया था कि यह किसी गुट का गढ़ है। सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर गुंडागर्दी का भाव साफ झलक रहा था। वह सीधे कंपनी की इमारत में दाखिल हो गया। धिक्कार है, तुमने मुझे धक्का देने की हिम्मत की, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सुरक्षा गार्ड उठते ही बड़बड़ाया, उसकी आंखों में आक्रोश भरा हुआ था। उसने वॉकी टॉकी उठाया और बात की। भाई, कोई गड़बड़ कर रहा है। अपने हथियार उठाओ और उसे मेरे लिए मार डालो। बोलने के बाद उसने 2 और लोगों को पास आते देखा। सुरक्षा गार्ड गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम कमीने, उफ। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उस सुंदर पुरुष के बगल में खड़ी निर्मम महिला ने हरकत करते हुए उसे एक लात मार दी। वह लात अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इससे वह 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। वह जमीन पर बेसुध पड़ा था। जूहाओ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने कंपनी की इमारत पर नजर डाली, जहां लुओ यान को चाकू, बंदूक और लाठियों से लैस बदमाशों के एक समूह ने घेर रखा था। जूहाओ का चेहरा अजीब सा दिख रहा था। उसने मूल रूप से योजना बनाई थी कि छोटी लोली को बचाते समय बाइलिंग रास्ता साफ करेगी। अब ऐसा लग रहा था कि बाइलिंग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नायक काम करेगा और उसे लिटिल लोली का स्नेह प्राप्त होगा। दिलचस्प। जूहाओ मुस्कुराया और दूसरी तरफ से ऊपरी मंजिल की ओर चला गया। लुओ यान से लड़ने नहीं आए कुछ गुंडों ने उन दोनों को देखा और चाकू लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। बाइलिंग ने उनसे आसानी से निपट लिया। जूहाओ इत्मीनान से एक कमरे के दरवाजे की ओर चले गए।
कमरे के अंदर एक छोटी लोली चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह हाथ पैर बंधी हुई, मुंह पर पट्टी बंधी हुई, बिस्तर पर लेटी हुई थी। छोटी लोली की आंखें भय से भरी हुई थीं। दो महिला अपहरणकर्ताओं ने उसे यहाँ छोड़कर प्रस्थान किया था। उसे नहीं पता था कि उसका क्या इंतजार कर रहा है और वह डर से भरी हुई थी। काश कोई राजकुमार आकर उसे बचा ले। छोटी लोली बहुत सारे कार्टून देखती थी और अक्सर अपनी कल्पना को बेकाबू होने देती थी। कुछ ही देर बाद बाहर से संघर्ष की आवाजें आने लगीं। छोटी लोली असमंजस में थी। क्या मां को बचाने के लिए कोई मिल गया था? उसके दिल में आशा जागृत हुई। बूम! अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कमरे का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। नन्ही लोली का छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। फिर उसकी भयभीत आंखें धीरे धीरे आश्चर्य में बदल गईं। वह एक आकर्षक व्यक्ति था जिसका व्यवहार बेहद अच्छा था। उसने उसे अपनेपन का एहसास दिलाया। वह स्पष्ट रूप से उन अपहरणकर्ताओं में से एक नहीं था। जूहाओ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। छोटी लोली बहुत प्यारी थी, चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी कोमल और युवा चेहरे वाली। हालांकि उसका शरीर उसके युवा चेहरे के विपरीत अनुपात में था। उसकी छाती कुछ ज्यादा ही उभरी हुई थी। अब रस्सियों से बंधी होने के बावजूद उसने एकदम सटीक वक्र और आकृति प्रदर्शित की। यह मानना अविश्वसनीय था कि यह एक 12 वर्षीय लड़की की आकृति थी। ये तो उनकी कुछ महिलाओं से भी कहीं अधिक बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। लेकिन वह गौण बात थी। जिस बात ने जूहाओ को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया, वह उसके सिर के ऊपर थी। सौभाग्य का एक आवरण छा गया। चरित्र यू शियाओटियन। पहचान पियरलेस असैसिन रोम्स द सिटी की महिला नायिका। चार्म 93 अधिकतम 100 393। एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। शक्ति 7 सामान्य व्यक्ति 10। संविधान 8 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा 9 सामान्य व्यक्ति 10। स्नेह 10। अरे या वाह, वह एक मुख्य पात्र भी है। ये नन्ही लोली सिर्फ 12 साल की है। क्या इतना पागलपन होना जरूरी है? मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? जूहाओ चलकर वहां पहुंचा। उसने लिटिल लोली के मुंह से टेप फाड़ दिया और उसने उसके हाथ पैर खोल दिए। बचा लिया गया। छोटी लोली थोड़ी हिली, उसकी आंखें अभी भी कुछ हद तक भ्रमित थीं। वह तो बस यही सोच रही थी कि कोई राजकुमार आकर उसे बचाएगा। और इस तरह उसकी इच्छा पूरी हो गई। सचमुच एक सुंदर चाचा प्रकट हुए। खतरे से बच निकलने पर यू शियाओटियन सुखद आश्चर्यचकित हुई और उसने उत्सुकता से जूहाओ की ओर देखते हुए पूछा, चाचा जी, क्या मेरी माँ ने आपको मुझे बचाने के लिए बुलाया था? तुम्हारी माँ कौन है? जूहाओ ने भ्रम का नाटक करते हुए पूछा। मैं संयोगवश मॉल के प्रवेश द्वार पर था और एक मिनीवैन वहां से गुजरी और मैंने आपको अपहरण होते हुए देखा। नन्ही बच्ची, क्या हुआ? तुम उनके हाथों में कैसे पहुंच गई? यू शियाओटियन ने सुना कि जूहाओ उसकी अचानक मदद मांगने की इच्छा से आकर्षित हुआ और उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसका अपहरण क्यों किया गया था। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। जैसे ही मैं अपने दरवाजे पर पहुंचा, दो लोग दौड़कर आए और मेरा अपहरण कर लिया। तो क्या तुम्हें अपनी माँ का फोन नंबर पता है? तुम्हारी माँ इस समय बहुत चिंतित होंगी। उन्हें फोन करो और बताओ कि तुम सुरक्षित हो। मुझे पता है। छोटी लोली ने सिर हिलाया। उसने जूहाओ का फोन लिया, कई नंबर डायल किए और कॉल कर दी। डिंगेलिंग, डिंगेलिंग, डिंगेलिंग। लिंगर के अपहरण के बाद यूयुन का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने अपनी दोस्त पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू येरान को पुलिस स्टेशन में पाया। इस समय वह रिहायशी इलाके में लिंगर के अपहरण की निगरानी फुटेज की जांच कर रही थी। यूयुन ने अपना फोन उठाया और एक अपरिचित नंबर देखकर उसका दिल बैठ गया। लिंगर का अभी अभी अपहरण हुआ था और तभी एक अपरिचित कॉल आई। इसमें कोई शक नहीं कि ये अपहरणकर्ता ही थे। एक गहरी सांस लेते हुए यूयुन ने उत्तर बटन दबाया। ये कौन है? माँ, मैं हूँ। मेरा अपहरण हो गया था। माँ को पता है। शियाओ याओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका तुरंत ढूंढ लूंगी। लिंगर की आवाज सुनकर यूयुन ने अपराध बोध से कहा। लिंगेर की रक्षा न करने की गलती उसी की थी। मैं अब सुरक्षित हूँ। एक सुंदर चाचा ने मुझे बचा लिया। आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। यूयुन चौंक गई और उसने तुरंत पूछा, अभी आप कहाँ हैं? मैं पर हूँ। छोटी लोली ने सवालिया निगाहों से जूहाओ की ओर देखा। साउथ सिटी, हैतांग स्ट्रीट। ठीक है, शियाओ याओ, तुम वहीं रुको। मैं अभी आती हूँ। उसने फोन काट दिया। यूयुन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी चिंता अंततः थोड़ी कम हो गई। क्या हुआ? उसके बगल से एक प्रश्नवाचक आवाज आई। यूयुन ने अपनी अच्छी दोस्त पुलिस की वर्दी पहने पुलिस फ्लावर लियू येरान को देखा, जो वीर और उत्साही लग रही थी। मेरी लिंगर ठीक है। मैंने सुना है कि उसे किसी ने बचा लिया है। मुझे अभी वहां जाना होगा। क्या ये कोई जाल हो सकता है? लियू येरान ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूयुन की आंखों में ज्ञान की चमक थी। उसे विश्वास था कि लिंगर ने जो कहा वह सच था। अगर वे उसे वहां बुलाना चाहते थे तो इस तरह से कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे धमकाना ही काफी होगा। इसे इतना झंझट भरा क्यों बनाया जाए? सुरक्षा के लिहाज से मैं कुछ लोगों को साथ लेकर आपके साथ चलूंगा। इससे उन अपहरणकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का भी अच्छा मौका मिलेगा। दिन दहाड़े किसी का अपहरण करने की हिम्मत करना, ये लोग बहुत ही अहंकारी हैं। पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू येरान ने न्यायसंगत ढंग से कहा। ठीक है। इसके बाद यूयुन पुलिस की गाड़ी में बैठकर तेजी से हैतांग स्ट्रीट की ओर भागी। कमरे में कॉल के बाद लिटिल लोली ने फोन जूहाओ को लौटा दिया। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं और तुम्हारी माँ के आने का इंतजार करते हैं।
जूहाओ ने अपना फोन एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा। छोटी लोली ने सिर हिलाया। जैसे ही वह उठने वाली थी, वह धड़ाम से वापस बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने दयनीय स्वर में कहा, चाचा जी, मेरे पैर सुन्न हो गए हैं। जूहाओ ने हाथ बढ़ाया, उसे गोद में उठाया और थाम लिया। छोटी लोली का शरीर एक युवा पेड़ की तरह प्रभावशाली था, जिस पर भरपूर फल लगे हों, लेकिन वह बहुत हल्की थी। उसके लिए उसे गोद में लेना एक तरह का खेल था। जूहाओ की बाहों में सिमटी यू शियाओटियन को बेहद गर्माहट और सुरक्षा का एहसास हुआ। थप्पड़। उसने अपना माथा पीट लिया। चाचा उसे बचाने आए। उसने धन्यवाद तक नहीं कहा था। उसने तुरंत अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए बोलना शुरू किया। 394 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। चाचा जी, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद, नहीं तो शियाओ याओ को वे लोग परेशान कर देते। हे, तुम्हारा नाम शियाओ याओ है। मेरा नाम यू शियाओटियन है। अंकल, आपका क्या नाम है? मुझे अभी तक अंकल का नाम नहीं पता। नन्ही लोली ने अपनी चमकीली आंखों को झपकाया। मेरा नाम जूहाओ है। छोटी लोली ने कुछ बुदबुदाया। यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, मानो उसने इसे कहीं सुना हो। उसे एक पल के लिए भी वह बात याद नहीं आई। जैसे ही जूहाओ छोटी लोली को कमरे से बाहर ले गया, नीचे से एक आकृति तेजी से ऊपर की ओर दौड़ी। उसके शरीर पर खून के निशान थे। वे गुंडों में से थे। उस लड़की को छोड़ दो। अपनी छोटी चाची लिंगर को जूहाओ की बाहों में देखकर लुओ यान की आंखें फटी रह गईं और वह दहाड़ उठा। उसने देख लिया था कि जूहाओ किस तरह का व्यक्ति था। एक पाखंडी जो धार्मिक होने का दिखावा करता है। उसने शिक्षण के बहाने यानवू मेई का फायदा उठाया। वह एक बूढ़ा विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। उसने अंधकार में संसार में बहुत अंधकार देखा था। इनमें से अधिकतर बूढ़े विकृत मानसिकता वाले लोग युवा लड़कियों में रुचि रखते थे। और इस छोटी चाची का लिंगर विशेष रूप से सुंदर था, मानो वह किसी पेंटिंग से बाहर निकली हो। उसका शरीर जरूरत से ज्यादा विकसित था और उस पर इतना दबाव था जितना उसकी उम्र में नहीं होना चाहिए था। उसे शक करने का कारण था कि इस आदमी की नज़र उसकी छोटी चाची के साथ संबंध बनाने की थी। उसका हृदय प्रचंड क्रोध से भरा हुआ था। जब वह दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि जूहाओ उसके पीछे आ रहा है। उस समय वह लोगों को बचाने की जल्दी में था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह गुंडों से निपटने का फायदा उठाकर उसकी छोटी चाची लिंगर को उसकी पीठ पीछे बचा लेगा। उसने उन लोगों से निपटने के लिए प्रयास किया, जबकि जूहाओ ने लिंगर को सहजता से बचा लिया। छोटी लोली की कृतज्ञ आंखों को देखकर यह आदमी सफल हो गया था। जिस क्षण लुओ यान से हत्या की मंशा उमड़ी, बाइलिंग दृढ़ता से जूहाओ के सामने खड़ी हो गई। वह जानती थी कि लुओ यान बहुत शक्तिशाली है और भले ही ये किसी रथ को रोकने की कोशिश करने वाले कीड़े की तरह हो, वह बिना किसी झिझक के ऐसा कर देगी। छोटी लोली को वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह असमंजस में अपना सिर घुमाती हुई दिखाई दी। जब उसने देखा कि वह लुओ यान है, तो वह थोड़ी हैरान रह गई। उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था। वह उसकी मां को ढूंढने उसके घर आया था। उसने तो यहां तक कह दिया कि वह उसका बड़ा भाई है। यू शियाओटियन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसका इतना बदसूरत भाई कैसे हो सकता है? उसे जूहाओ पर चिल्लाते हुए सुनकर छोटी लोली दुखी हो गई। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें अंकल पर चिल्लाने की इजाजत नहीं है। लुओ यान पूरी तरह से अचंभित थी। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि यह छोटी लोली इतनी उग्र थी। उसे जूहाओ के पक्ष में बोलते देख लुओ यान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से कहा, शाओ याओ, जल्दी इधर आओ, वह अच्छा आदमी नहीं है। यू शियाओटियन की लुओ यान के बारे में पहले से ही अच्छी राय नहीं थी। जब उसने उस चाचा को बदनाम करते सुना जिसने उसकी जान बचाई थी, तो छोटी लोली क्रोधित हो गई। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही अच्छा इंसान नहीं है। 160 खूबसूरत पुलिस फूल पापा को बुलाती है। छोटी चाची का पहली बार नायक पागल हो जाता है। तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही अच्छा इंसान नहीं है। छोटी लोली ने गुस्से से लुओ यान से कहा, लुओ यान, ये नन्ही बच्ची बहुत ही बहादुर है ना? उसने जूहाओ के बारे में सिर्फ एक बात कही और वह भड़क उठी। क्या मेरे बारे में ऐसा कहना आपके लिए वाकई उचित है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम परिवार हैं। लेकिन जाहिर तौर पर छोटी लोली उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। बच्चों से बहस मत करो। लुओ यान ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। उसने ठंडे भाव से जूहाओ की ओर देखा। क्या तुम इसे छोड़ोगे या नहीं? शाओ याओ, वो चाहता है कि मैं तुम्हें जाने दूं। क्या अब तुम्हारा पैर ठीक है? जूहाओ ने लुओ यान को व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। फिर उसने छोटी लोली की ओर देखा। उसने छोटी लोली के पैर पर अपनी पकड़ थोड़ी और कस ली। ये संयोगवश लिटिल लोली के पैर पर स्थित एक्यूपंक्चर बिंदु को छू गया। उनकी मौजूदा ग्रैंडमास्टर मेडिकल स्किल के साथ एक्यूपंक्चर पॉइंट ढूंढना बहुत आसान था। लिटिल लोली असल में कहना चाहती थी कि यह कहीं बेहतर था। उसे इस बात से भी काफी शर्मिंदगी हो रही थी कि चाचा उसे लगातार पकड़े हुए थे। लेकिन अगले ही पल उसे दर्द और सुन्नापन की एक और लहर महसूस हुई। अगर चाचा जी उसे नीचे उतार देते, तो वह निश्चित रूप से जमीन पर गिर जाती। तो उसने दयनीय स्वर में कहा, चाचा जी, मेरा पैर सुन्न हो गया है। ठीक है, तो चाचा तुम्हें ऐसे ही पकड़े रहेंगे। अगर शियाओ याओ को चाचा बुरे इंसान नहीं लगते तो। जूहाओ मुस्कुराया और अपनी पकड़ को ठीक किया। उसने उसे अधिक आरामदायक स्थिति में पकड़ लिया। छोटी लोली ने तुरंत कहा, चाचा कैसे बुरे इंसान हो सकते हैं? चाचा ने मुझे बचाया, वो मेरे दिल में एक महान नायक हैं। छोटी लोली असल में प्रिंस चार्मिंग कहना चाहती थी।
वह थोड़ी शर्मीली थी और उसने यह बात नहीं कही। थोड़ी देर रुकने के बाद छोटी लोली ने आगे कहा, चाचा जी, कुछ लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और वो जो भी कहे उसकी परवाह मत कीजिए, क्योंकि अगर कोई कुत्ता आपको काट ले तो आप उसे वापस नहीं काट सकते, है ना? हाँ हाँ, नन्ही बच्ची, तुम्हें काफी कुछ पता है, यह उपमा बहुत ही सजीव है। जू हाओ मुस्कुराया। उसने हाथ बढ़ाकर नन्ही लोली की उठी हुई नाक को शरारत से हल्के से छुआ। लेकिन मुझे एक चीज ठीक करनी है। पिल्ले हमारे वफादार साथी होते हैं। क्या कुछ लोगों की तुलना कुत्तों से करना हमारे साथियों का अपमान नहीं है? एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। छोटी लोली की आंखें चमक उठीं। ओह, अंकल का मतलब है कि कुछ लोग कुत्तों से भी बदतर होते हैं। मुझे पता है, अगली बार मैं उस उपमा का प्रयोग नहीं करूंगा। इसलिए वह कुत्ते से भी बदतर है। डिंग, लुओ यान को गुस्सा आया, भावनात्मक मूल्य जोड़ 852। डिंग, लुओ यान गुस्से से आग बबूला थी, भावनात्मक मूल्य जोड़ 963। वे दोनों, एक बड़ा और एक छोटा, आपस में बातें कर रहे थे। लुओ यान के होंठ 360 बार फड़क उठे। उसके मन में आक्रोश उत्पन्न हुआ। दरअसल, जू हाओ ने ही झाओ लिंगर को उसके बारे में ऐसा कहने के लिए उकसाया था। उसने ठंडी आवाज में सवाल किया, तुम, उपनाम जू वाले, तुम किसे कुत्ते से भी बदतर बता रहे हो? जू हाओ कुछ नहीं बोला। लिटिल लोली ने पहले बोलना शुरू किया। उसने अपना सिर घुमाया और उसे गुस्से से घूरने लगी। मैं जिसके बारे में भी बात कर रहा हूँ, वह अपने दिल से जानता है। तुम बिना सोचे समझे अंकल की बुराई करते हो। बात को ठीक से समझ लो, अंकल ने ही मेरी जान बचाई है। लुओ यान ने अपना मुंह खोला। अंत में, उसने कुछ नहीं कहा। वह भला किसी बच्चे से बहस कैसे कर सकता है? वह तो कुत्ते से भी बदतर होगा। लुओ यान बहुत उदास थी। मैंने ही तुम्हें बचाया था, ठीक है। वह संयोगवश सबसे पहले आपके सामने आ गया। मैंने ही उन लोगों से निपटा था जिन्होंने आपका अपहरण किया था। मासूम छोटी लोली को इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि जू हाओ ने दरवाजा लात मारकर खोला और उसे निराशा से बाहर खींच लिया। इसके अलावा, लुओ यान ने तुरंत जू हाओ को दोषी ठहराया। उसकी पहली छाप अच्छी नहीं थी। चलो बाहर चलते हैं, तुम्हारी मम्मी आ रही हैं। जू हाओ छोटी लोली को गोद में उठाकर बाहर ले गया। लुओ यान बस देखता रह गया जब उसकी छोटी बेटी झाओ लिंग एर को उसके पास से जू हाओ, उस गुप्त इरादों वाले व्यक्ति द्वारा ले जाया गया। वह कुछ नहीं कर सका। लुओ यान का चेहरा उदास था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। वह मुड़ा और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। झाओ लिंगर मासूम और प्यारी थी। वह किसी भी कीमत पर जू हाओ को उसका फायदा उठाने नहीं दे सकता था। जू हाओ ने जिस तरह से छोटी लोली को गोद में लिया था, उसे देखकर वह जू हाओ द्वारा यान वूमेई को हाथ पकड़कर सिखाने की घटना के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। वह किसी भी कीमत पर झाओ लिंगर के साथ यान वूमेई की तरह दुर्व्यवहार नहीं होने दे सकता था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। दूर से आती हुई पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। कई पुलिस कारें वहां पहुंची। पुलिस की आगे वाली गाड़ी रुक गई। वकील की वर्दी पहने एक बेहद खूबसूरत, परिपक्व महिला कार से तेजी से बाहर निकली। उसने अपनी प्रेमिका लिंगर को वहां एक परिचित व्यक्ति का हाथ पकड़े हुए देखा। यू यून दौड़कर वहां पहुंची। उसने छोटी लोली को गोद में उठाया और चिंता से पूछा, शाओ याओ, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? छोटी लोली ने अपना सिर हिलाया। माँ, मैं ठीक हूँ। अंकल ने मुझे बचा लिया। मैं उस समय इतना डरा हुआ था कि मुझे लगा कि मैं माँ को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। माँ, मेरी तरफ से अंकल को धन्यवाद कहना। छोटी लोली ने अपना सिर हिलाया। उसने कृतज्ञता भरी नजरों से जू हाओ की ओर देखा और कहा। यू यून ने लिंगर की निगाह का पीछा किया और जू हाओ को देखा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। अभी अभी वह लिंगर को लेकर इतनी चिंतित थी कि उसने जू हाओ का चेहरा ठीक से नहीं देखा था। उसे केवल परिचित होने का एहसास हुआ। अब उसने उसे पहचान लिया था। जुस ग्रुप के अध्यक्ष, जिसका बाजार मूल्य सैकड़ों अरबों में है। एक वकील होने के नाते वह अक्सर विभिन्न कंपनियों के साथ काम करती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जू हाओ को जानती थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लिंगर को बचाने वाला व्यक्ति इतना प्रमुख व्यक्तित्व होगा। अपनी हैरानी को एक तरफ रखते हुए उसने कृतज्ञतापूर्वक कहा, राष्ट्रपति जू, मेरी लिंगर की जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। जू हाओ ने हाथ हिलाया। ये तो बस एक छोटी सी बात थी। मैं एक काम से बाहर गया था और मैंने देखा कि इस छोटी लोली को बंधक बनाया गया है, इसलिए मैंने अपने अंगरक्षक को गाड़ी चलाकर वहां जाने के लिए कहा। वैसे भी, मैंने कुछ खास नहीं किया। उन अपहरणकर्ताओं को हराने वाला तो यही भाई था। अगर किसी को धन्यवाद देना हो तो उसे ही धन्यवाद देना चाहिए। जू हाओ ने श्रेय लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्होंने इसे मुख्य पात्र लुओ यान पर डाल दिया। इस चाल को, ओह, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना कहते हैं। उसकी नजर यू यून के सिर के ऊपर मंडरा रही भाग्य की आभा पर पड़ी। चरित्र, यू यून। पहचान, कानूनी रानी, पियरलेस किलर रोम्स द सिटी की मुख्य पात्र। आकर्षण, 95 अधिकतम 100। शक्ति, 10 सामान्य व्यक्ति 10। काया, 11 सामान्य व्यक्ति 10। आत्मा, 12 सामान्य व्यक्ति 10। स्नेह, 20। यू यून ने पास ही में लुओ यान को देखा। उसे इस बात पर थोड़ी हैरानी हुई कि उसकी बड़ी बहन के बेटे ने भी लिंगर को बचाने में भूमिका निभाई थी। छोटी चाची। लुओ यान आगे बढ़ी और उसने उसका अभिवादन किया। यू यून ने उलझन में पूछते हुए जवाब दिया, आप यहाँ कैसे पहुंचे? मैं भी मॉल के प्रवेश द्वार पर था और मैंने एक वैन को गुजरते हुए देखा और तब मुझे पता चला कि शियाओ याओ का अपहरण कर लिया गया था। लुओ यान ने समझाया। वह जू हाओ की ताकत से वाकिफ था।
वैन ठीक उसके सामने से गुजरी और उसकी ताकत भी हुआ शक्ति के बराबर थी। उसने कार के अंदर की स्थिति पर अवश्य ध्यान दिया होगा, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था। यू यून ने अपनी बाहों में बैठी लिंगर को देखा। छोटी लोली ने गर्व से अपना सिर झुकाया। माँ, मैं आपको बता दूं, आपको नहीं पता कि जब मुझे उन अपहरणकर्ताओं ने अगवा किया था तो वह कितना खतरनाक था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने बहुत ही सलीके से व्यवहार किया और जब उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी तो मैं तुरंत मदद के लिए कार की खिड़की पर झपट पड़ा। 396 एआई मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अंकल को यहाँ लुभा पाऊंगी। हाँ हाँ, मैं बड़ी चालाक हूँ, है ना? छोटी लोली ने ऐसा भाव दिखाया मानो कह रही हो, मैं बहुत होशियार हूँ, जल्दी करो और मेरी प्रशंसा करो। वक्ता का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन श्रोता ने ध्यान से सुना। लुओ यान चौंक गई। अगर छोटी लोली ने इसका जिक्र न किया होता तो वह भूल गया होता। उन अपहरणकर्ताओं का क्या हुआ? उसे कार के बाहर से सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अपहरणकर्ता 3 महिलाएं थीं। वह कंपनी की इमारत में घुस गया और लिटिल लोली को जिस कमरे में रखा गया था, वहां तक पहुंचने के लिए उसने जमकर संघर्ष किया। उसने एक भी महिला को नहीं देखा था। क्या जू हाओ उनसे निपट सकता था? लेकिन जब वह जू हाओ के पीछे पीछे बाहर निकला तो उसने कमरे में एक नजर डाली। वहां कोई अपहरणकर्ता नहीं थे। लुओ यान को कुछ शंकाएं थीं। उन्हें लगा कि यह मामला सरल नहीं है। लिंगर को आत्मसंतुष्ट देखकर यू यून ने चिढ़कर कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर तुमने अपहरणकर्ताओं को गुस्सा दिला दिया होता तो क्या होता? तुम खुशकिस्मत हो कि इस बार कुछ नहीं हुआ। लिंग र को डांटने के बाद यू यून ने लुओ यान को धन्यवाद दिया। लुओ यान ने कहा कि यह कुछ ऐसा था जो उसे करना चाहिए था। असल में छोटी चाची के लिंगर को बचाना और छोटी चाची से धन्यवाद प्राप्त करना एक खुशी का अवसर होना चाहिए था। लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं हो पा रहा था। इसका कारण जाहिर है उसे बचाते समय रास्ते में रोक लिया जाना था। और कई अनसुलझे सवाल थे। यह ऐसा था जैसे स्वादिष्ट सूप पीते समय उसमें पेंच मिल जाए। वह ये बयान नहीं कर पा रहा था कि वह कितना उदास महसूस कर रहा था। राष्ट्रपति जू, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ही शियाओ याओ के रक्षक हैं। यू यून ने जू हाओ को फिर से धन्यवाद दिया। जू हाओ कौन था? एक ऐसे कारोबारी दिग्गज जिनकी संपत्ति करोड़ों में है और जिन्होंने आधे साल में ही अपनी कंपनी के बाजार मूल्य को 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया था। इतनी प्रतिष्ठित हस्ती। लिंगर को खतरे में देखकर वह तुरंत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा। यू यून को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। वह एक वकील के रूप में काम करती थी और उसने कई अपराध देखे थे। वह हर तरह के लोगों से मिल चुकी थी और उनकी सारी चालें जानती थी। जू हाओ की चैरिटी कार्यक्रमों में लगातार भागीदारी, होप प्राइमरी स्कूल की स्थापना और पर्वतीय क्षेत्रों में दान देने के संबंध में। उसने सोचा था कि यह जू हाओ द्वारा अपनी छवि को निखारने का एक साधन मात्र है। वास्तव में वह मानती थी कि वह बेहद चालाक था। लेकिन आज जू हाओ द्वारा लिंगर को बचाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जू हाओ सचमुच एक दयालु हृदय वाला व्यक्ति था। तुम बहुत दयालु हो। जू हाओ मुस्कुराया। फिर उसने भ्रम का नाटक करते हुए कहा, क्या हम पहले मिल चुके हैं? आप कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। तभी यू यून को याद आया। लिंगर को देखकर वह इतनी भावुक हो गई थी कि अपना परिचय देना भूल गई। कुछ पल की झिझक के बाद उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति जू, मेरा नाम यू यून है और मैं एक वकील हूँ। मुझे पता था कि आप जाने पहचाने लग रहे हैं। तो मैं हूँ आदरणीय वकील यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जू हाओ ने हाथ बढ़ाकर हल्के से उसका हाथ मिलाया। यह एक संक्षिप्त स्पर्श था जिसमें कोई देर तक स्पर्श नहीं रुका। दरअसल वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जल्द ही इस महिला मुख्य किरदार का पूरा शरीर और दिमाग उसका हो जाएगा। उनके बगल में लुओ यान, जिसने ये सब देखा, उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि जब उन्होंने हाथ मिलाया तो छोटी चाची थोड़ी सी कांप उठी। वह जानता था कि छोटी चाची एक भावहीन स्वभाव की महिला थी। जिन ग्राहकों ने बचाव के लिए उसे पैसे दिए थे उन्हें भी हाथ मिलाने का मौका नहीं मिलता था। संभवतः ये छोटी चाची का पहला अनुभव था। लुओ यान ने गुस्से से अपने दांत पीसे। ये सरासर धोखा था। वही व्यक्ति था जिसने छोटी लोली को बचाने के लिए प्रयास किया था। फिर भी बिना कुछ योगदान दिए जू हाओ ने छोटी चाची का स्नेह प्राप्त कर लिया था। छोटी चाची और झाओ लिंगर द्वारा जू हाओ को धन्यवाद देते हुए देखना खुद को नजरअंदाज किए जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था ये दर्द। बहन यून, क्या तुम्हारी लिंगर ठीक है? पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स अत्यंत सुंदर और वीर भावना से परिपूर्ण चलकर आया। ये पुलिस फ्लावर लियू ईरान थी। यू यून राहत और डर दोनों महसूस कर रही थी। अब वो ठीक है। राष्ट्रपति जू और लुओ यान ने मेरी लिंग एर की जान बचाई। लियू ईरान ने जू हाओ की ओर देखा। पिताजी, खांसी। जैसे ही लियू ईरान ने बोलना समाप्त किया, उसे कुछ बार खांसी आई। जब वह जू हाओ के साथ होती थी तो वह अक्सर उसे पापा कहकर बुलाती थी। ये बात लगभग मुंह से निकल ही गई थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को सुधारते हुए कहा, राष्ट्रपति जू, हमारी फिर मुलाकात हो गई, क्या संयोग है? ये तो एक अजीब संयोग है। पिछली बार पुलिस अधिकारी लियू के आतिथ्य सत्कार के लिए उन्हें धन्यवाद देने का मौका मुझे नहीं मिला था और मैं सोच ही रहा था कि किसी दिन पुलिस अधिकारी लियू को आमंत्रित करूं। जू हाओ ने अर्थपूर्ण मुस्कान दी। यह एक दोहरा अर्थ वाला कथन था। लियू ईरान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। हालांकि उस समय रात काफी घनी थी। अन्य लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। लेकिन ये बात लुओ यान पर लागू नहीं होती थी।
एक महिला, जिसकी सुंदरता छोटी चाची से कम आकर्षक नहीं थी, चलकर वहां आई। और वह पुलिस की एक प्रतिभाशाली सदस्य थी। इस अतिरिक्त प्रतिष्ठा के साथ ये वास्तव में रोमांचकारी था। उसे जीतने के बारे में सोचने मात्र से ही उसे बहुत खुशी मिलती थी। वह एक पुलिस अधिकारी थी जो न्याय का प्रतिनिधित्व करती थी। जीत का भाव पूरी तरह से जागृत हो गया था। इससे पहले कि लुओ यान ज्यादा देर तक उत्साहित रह पाती। 397 एआई मॉडल जैमिनी -2.0 फ्लैश। इस खूबसूरत पुलिस वाली और जू हाओ के बीच के अस्पष्ट रिश्ते को देखकर वह अचानक अकड़ गई। बिल्कुल नहीं, क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी वीर और साहसी पुलिस अधिकारी फ्लावर का इस बुरे आदमी जू हाओ के साथ कुछ चल रहा हो? क्या ऐसा हो सकता है को हटा दें। यह मनमोहक पुलिस फ्लावर वास्तव में जू हाओ द्वारा ही आकार दिया गया है। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी बार पुलिस और चोर का खेल खेला है। हर बार वह दया की भीख मांगती है और उसे पापा कहकर पुकारती है। कहानी की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जिस दिन उसने अपने बड़े भाई चू शियोंग को जेल भिजवाया था। पुलिस अधिकारी फ्लावर लियू ईरान ने ही चू शियोंग की गिरफ्तारी का नेतृत्व किया था। उस समय उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को एक नज़र से देखा था। जू हाओ हमेशा से इसके बारे में सोचता रहा है। अपने अजेय विद्रोही पुत्र के खतरे को देखते हुए वह अपनी ताकत बढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। बेशक वह इस गोल मटोल प्याज लियू ईरान को कैसे नजरअंदाज कर सकता था। कुछ जांच पड़ताल के बाद उन्हें पता चला, लियू ईरान न्याय की भावना रखने वाला एक संशयवादी युवक है। उसका लक्ष्य दुनिया से सभी बुराइयों को मिटाना है। बहुत ही अवास्तविक, लेकिन यही तो सपना है। जू हाओ को इस बात का डर नहीं है कि वह सपने देखती है, उसे तो सिर्फ इस बात का डर है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है। इससे निपटना वाकई बहुत मुश्किल है। क्या यही न्याय की भावना, हिंसा का उन्मूलन और शांति की स्थापना है? कोई बात नहीं, जू हाओ ने जानबूझकर कई मानव निर्मित आपदाओं का आयोजन किया और कई मुठभेड़ें करवाईं। लोगों को होने वाले नुकसान को दूर करने का एक नेक उदाहरण प्रस्तुत करना। धीरे धीरे पुलिस फ्लावर की नायिका के दिल में बनी धारणा को बदलते हुए, धीरे धीरे उसके स्नेह को बढ़ाते हुए, उसके बाद ये नियमित दिनचर्या की एक श्रृंखला बन गई। ठीक उसी समय जब स्नेह एक निश्चित स्तर तक बढ़ गया, जब पुलिस फ्लावर को वश में करने के लिए केवल एक अवसर की आवश्यकता थी, जू हाओ ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात संगठन की शुरुआत की। फिर उसने ये खबर लियू ईरान को दी। खूबसूरत पुलिस फ्लावर, जो अपनी आंखों में रेत बर्दाश्त नहीं कर सकती, निश्चित रूप से इस तरह के ट्यूमर को क्यूशू में मिलने नहीं देगी। इसलिए उसने इससे निपटना शुरू कर दिया। लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों से निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? उनमें से प्रत्येक ने अनगिनत जिंदगियों को दागदार कर अपने हाथ जमाए थे। अंत में स्वाभाविक रूप से जू हाओ महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट हुआ। अपराधियों के एक समूह का पर्दाफाश किया और खूबसूरत पुलिस फ्लावर को बचाया। उस दिन पुलिस फ्लावर की कृतज्ञता का फायदा उठाते हुए उसने थोड़ी शराब पी और स्वाभाविक रूप से तीसरे बेस की ओर बढ़ गया। अब आधा साल बीत चुका है। पुलिस फ्लावर की यह नायिका उसके द्वारा पूरी तरह से वश में कर ली गई है। हालांकि ये जानने के बाद कि जू हाओ के कई महिलाओं के साथ संबंध हैं, उसमें थोड़ा गुस्सा आ गया। लेकिन जू हाओ के बिजली की तरह तेज नियंत्रण के सामने कुछ ही देर बाद उसने दया की भीख मांगी और उसे पापा कहकर पुकारने लगी। तभी अचानक तेज आवाज सुनाई दी। पता चला कि लियू ईरान का पीछा कर रहे पुलिस अधिकारी ने कंपनी की इमारत में घुसकर दर्जनों बदमाशों को बाहर निकाल दिया। इन लोगों के शरीर पर कमोबेश चोटें थीं। गंभीर रूप से घायल लोगों की हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं, जो बहुत ही दर्दनाक था। कई लोग इस बात से सहमत नहीं थे और लगातार हंगामा करते रहे। आप क्या कर रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से वही आदमी था जिसने हमारी कंपनी में घुसकर लोगों को पीटा था। आप हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? लियू ईरान ने आगे बढ़कर उसे लात मारी। सच बोलो, आमतौर पर मैं तुम जैसे चूहों को नजरअंदाज कर देता हूँ, लेकिन इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी है। तुम दिन ब दिन और भी ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हो, सरेआम लोगों का अपहरण कर रहे हो। कितना शानदार है! क्या आपको लगता है कि कोई आपका इलाज नहीं कर सकता? लिटिल नाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष अचंभित दिखे। आज अचानक एक व्यक्ति उनके गिरोह के मुख्यालय में घुस गया। बिना कुछ कहे वह हथियारों के साथ दौड़ा और उसे बुरी तरह पीटा गया। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आई है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी का अपहरण किया है। उन्होंने किसका अपहरण किया? वे ईमानदारी से मुख्यालय में ही रह रहे हैं। लियू ईरान ने ठंडे लहजे में भीड़ की ओर देखा। उसने हाथ हिलाया। इन सबको वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ। लुओ यान को भी बयान दर्ज कराने के लिए वापस जाना पड़ा। जहां तक जू हाओ और यू ह्युन की बात है, उनकी पहचान मौजूद है। पुलिस स्टेशन जाना है या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। लिंगर के डर जाने को देखते हुए यू ह्युन ने घर जाने की योजना बनाई। अप्रत्याशित रूप से जू हाओ आखिरकार साथ वापस जाने के लिए सहमत हो गया। और जब वे दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे तो जू हाओ ने उससे उसे कार्यालय ले जाने के लिए कहा। तब लियू ईरान को पता चल गया कि जू हाओ उसके साथ क्यों आया था। वह चाहता है कि वह पुलिस स्टेशन में, अपने दफ्तर में, घुटनों के बल बैठकर उसे पापा कहे। 161 चुंबन। छोटी लोली चाहती है कि जू हाओ उसके पिता बने और मां को शिक्षित करें। कैसी अपहरण की बात है? मुझे नहीं पता। लिटिल नाइफ सोसाइटी के अध्यक्ष अचंभित दिखे। ये पुलिस अधिकारी आक्रामक थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वे उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यह अजीब है। उन्होंने अपहरण के कोई आदेश जारी नहीं किए। लियू ईरान उन्हें समझाने में बहुत आलसी थी। उसने उन सभी को अपने साथ ले जाने की योजना बनाई थी।
लुओ यान की आंखें तेज हो गईं। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने आगे बढ़कर पूछा, ये वही छोटी लोली है, क्या तुमने लोगों से उसका अपहरण नहीं करवाया था? 3 महिलाओं का अपहरण हुआ था। राष्ट्रपति ने लुओ यान की उंगली की दिशा का अनुसरण किया और यू युन और लिंगर को देखा। बड़ी वाली परिपक्व और एकांतप्रिय थी, जबकि छोटी वाली छोटी और प्यारी थी। दोनों ही बेहतरीन गुणवत्ता के थे। लुओ यान ने उसे थप्पड़ मारा। राष्ट्रपति के चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। 398 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। वह भी अभी के दृश्य को कभी नहीं भूलेगा। उसके दर्जनों साथी, जो माचेटी और कुंद हथियारों से लैस थे, उस व्यक्ति के हाथों इतनी आसानी से ढेर हो गए मानो वह तरबूज काट रहा हो या सब्जियां काट रहा हो। मैं लिटिल नाइफ सोसाइटी का बॉस हूँ। मैंने आदेश नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को किसने पकड़ा? राष्ट्रपति ने कमजोर स्वर में पूछा। अब भी सच नहीं बोल रहे? लुओ यान ने उसके बाल पकड़ लिए। वह अपना सिर कई बार जमीन पर पटकने ही वाला था। अगर उसके बगल में खड़े पुलिस अधिकारी ने उसे रोका न होता, तो उस आदमी का सिर फट जाता। मैंने साफ तौर पर 3 महिलाओं को मेरी झाओ लिंग एयर को बांधते और एक वैन में बिठाकर यहाँ लाते देखा। आपके चौकीदारों ने उन्हें नहीं रोका। क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि आपने ऐसा नहीं किया? राष्ट्रपति सचमुच भयभीत हो गए और उन्होंने पकड़े गए भाइयों के बीच मौजूद द्वारपाल भाई की ओर तुरंत नजर डाली। ये वही आदमी था जिसे लुओ यान ने थोड़ी देर पहले एक हाथ से धक्का देकर गिरा दिया था। बाइलिंग ने उसे लात भी मारी थी और कुछ देर बाद ही वह ठीक हो पाया था। शाओ फेंग, आखिर चल क्या रहा है? शाओ फेंग नाम का भाई भी बहुत डरा हुआ था। वह कांपते हुए जुहाओ के बगल में बैठी बाइलिंग की ओर देखने लगा। वह उस महिला की ठंडी निगाहों को कभी नहीं भूल पाएगा। कांपते हुए चौकीदार बदमाश ने कहा, वह सानमेई तीसरी बहन की कार थी। सानमेई तीसरी बहन। राष्ट्रपति स्तब्ध रह गए। सानमेई तीसरी बहन उनकी लिटिल नाइफ सोसाइटी की तीसरी सबसे बड़ी अधिकारी थी। वह उनकी शपथित सानमेई तीसरी बहन भी थी। उसकी निगाहें भाइयों के समूह पर घूम गईं। दरअसल उसने सानमेई तीसरी बहन और उसकी 2 महिला अनुयायियों को नहीं देखा और उसका दिल बैठ गया। तुम्हारी सानमेई तीसरी बहन कहाँ है? लुओ यान ने भौहें चढ़ाईं। हमें पता नहीं। सभी भाइयों ने हैरानी से सिर हिलाया। राष्ट्रपति के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव झलक रहे थे। सानमेई तीसरी बहन ने किसी का अपहरण कर लिया था और अब वह गायब हो गई है। और वह इस बात से पूरी तरह अनजान था। इससे कई समस्याओं का स्पष्टीकरण हो गया। क्या यह उन्हें धोखा देने की साजिश थी? अगर आप किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो चेन हुआन को गिरफ्तार कीजिए। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और हमें कुछ भी पता नहीं है। लियू यिरान ने व्यंग्य किया। चिंता मत करो, हम उस सानमेई तीसरी बहन को नहीं छोड़ेंगे। उससे पहले, तुम पहले जांच में सहयोग करोगे। इन्हें ले जाओ। उसने अपने अधीनस्थों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जुहाओ ने ये सब ठंडी निगाहों से देखा। उन्होंने हमेशा सत्य की खोज की। इन संदिग्ध कामों को करते समय खुद को पकड़े जाने से बचाने के लिए वह हमेशा पहले से ही बलि का बकरा ढूंढ लेता था। जैसे यह अपहरण। उसने लाओ मो को, लिटिल नाइफ सोसाइटी की सानमेई तीसरी बहन को वश में करने का आदेश दिया और इन लोगों पर सारे आरोप लगा दिए। वैसे भी यह उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे बुरा नहीं लगा। एक एक करके आदेश जारी करने से अगर वे जांच भी करते, तो भी वे इसका पता केवल ब्लड स्लॉटर सोसाइटी तक ही लगा पाते। वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। राष्ट्रपति जू। अचानक एक उत्तेजित आवाज सुनाई दी। चोटिल और सूजे हुए शरीर वाला एक व्यक्ति भीड़ से लड़खड़ाता हुआ निकला और जू हाओ के सामने आया। राष्ट्रपति जू, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं शियाओ झांग हूँ। हम मिल चुके हैं। मैं ली परिवार के विध्वंस का प्रभारी था और मैंने एक विला के लिए आर्थिक सहायता दी थी। पता चला कि वह लिटिल नाइफ सोसाइटी के उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने पहले ली परिवार को अपनी संपत्ति ध्वस्त करने के लिए मजबूर किया था। ये भी उसका सौभाग्य था कि जू हाओ ने अप्रत्यक्ष रूप से उसका 2 बार इस्तेमाल किया। अब उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वे संबंध बनाना चाहते हैं। जू हाओ अब अरबपति बन चुका था। वह शंघाई के शीर्ष परिवारों में प्रवेश कर चुका था। उनका रुतबा और पद असाधारण था। जब तक दूसरा पक्ष एक शब्द भी बोलता, उसे कोई समस्या नहीं होती। जू हाओ ने उदासीनता से जवाब दिया, ओह आप हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। राष्ट्रपति जू को मेरा नाम याद होना दुर्लभ है। स्विश स्विश स्विश। लिटिल नाइफ सोसाइटी के सदस्य और यू यून और उसकी माँ दोनों ने उस ओर देखा। प्रत्येक गुंडे के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उनके दिलों में आशा जागृत हुई। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, अरे बाप रे, क्या सच में दूसरे बॉस को राष्ट्रपति जू के बारे में पता है? ये तो कमाल की बात है ना? ये तो स्वर्ग के विरुद्ध है। अगर हमारी छोटी सी गैंग को इस बड़े आदमी का समर्थन मिल जाता है, तो साउथ सिटी की तो बात ही छोड़िए, पूरा शंघाई अंडरवर्ल्ड ही हमारे इशारों पर चलेगा। बात पक्की हो गई है। ये पुलिस अधिकारी बहुत ही घमंडी रवैया अपना रहे हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति जू एक शब्द भी कहेंगे, तो उन्हें आज्ञाकारी होकर हमें जाने देना ही पड़ेगा। दूसरे बॉस ने राष्ट्रपति जू से दोस्ती कर ली थी और हम उस समय वहीं मौजूद थे। मुझे दूसरे बॉस की तेज बुद्धि और निर्णायक क्षमता की प्रशंसा करनी होगी। हाँ, मैंने भी इसे अपनी आंखों से देखा था। सच में, आप राष्ट्रपति जू से कब मिले थे? यह एक लंबी कहानी है। ये जानकर कि दूसरे बॉस को जू हाओ के बारे में पता था, लिटिल नाइफ सोसाइटी का हर सदस्य बेहद उत्साहित था। उनमें से कुछ गुंडे, जो विध्वंस के दौरान उपराष्ट्रपति झांग के पीछे पीछे आए थे, दिखावा करने के लिए बाहर कूद पड़े। राष्ट्रपति जू, क्या आप उन्हें जानते हैं?
लियू ईरान की प्रश्नवाचक दृष्टि जू हाओ की ओर मुड़ गई। वह असल में ये पूछ रही थी कि इससे कैसे निपटा जाए। पहले सामने वाला पक्ष कोई भी हो, वे उसे किसी मामले को संभालने से नहीं रोक सकते थे। लेकिन जब से उसने जू हाओ के सामने आत्मसमर्पण किया, तब से उसके धार्मिक और निर्दयी व्यक्तित्व को जू हाओ की आज्ञा का पालन करने के लिए पीछे हटना पड़ा। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसे सामान्य तरीके से ही संभालें। जू हाओ का लहजा सपाट था। लियू ईरान ने अपने अधीनस्थों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उपराष्ट्रपति झांग के चापलूसी भरे चेहरे के भाव एकदम स्थिर हो गए। 399 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। उसे एक पुलिस अधिकारी द्वारा ले जाया गया। पिछली बार उन्होंने एक विला को ध्वस्त करने के मामले को ध्यान में रखा था। उसे लगा कि उसका जू हाओ के साथ एक संबंध बन गया है। लेकिन किसे पता था कि उसे उसकी परवाह भी नहीं थी। लिटिल नाइफ सोसाइटी का सफाया हो गया। लुओ यान स्थिर खड़ा रहा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसके मन में कई शंकाएं थीं। वह जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गलत है। लेकिन सब कुछ समझने के लिए उसे उस तीसरे बॉस को ढूंढना ही था। लेकिन वह पहले ही भाग चुकी थी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। विशाल शंघाई में वह उसे कैसे ढूंढ सकता था। एक पुलिस अधिकारी उसके पास पहुंचा। तुमने ही उसे मारा था, है ना? कृपया हमारे साथ वापस चलो। चिंता मत करो, तुमने किसी की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया। ये तो बस एक साधारण बयान है। लुओ यान ने अपने विचारों को एकत्रित किया। यह जानते हुए कि यह एक मानक प्रक्रिया है, उसने सिर हिलाया। दूसरी ओर लियू ईरान ने जू हाओ और यू युन से पूछा। उनमें से एक पीड़ित था। दूसरे व्यक्ति की इसमें बहुत कम भूमिका थी और वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। वे चाहें तो पुलिस स्टेशन जा सकते हैं या नहीं भी जा सकते हैं। यू युन ने कहा कि लिंगर डरी हुई थी और पुलिस स्टेशन नहीं जाएगी। जू हाओ ने जाकर देखने का फैसला किया। उसकी बात करें तो वह और यह पुलिस फ्लावर सिर्फ घर पर, होटल में और पुलिस की गाड़ी में ही साथ में खेल खेलते थे। उन्होंने अभी तक इसे पुलिस स्टेशन में, किसी कार्यालय में आजमाया नहीं था। इससे उसे काफी भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी। इसके बाद जू हाओ को यू युन और उसकी लिंगर से अलग होना था। छोटी लोली यू शियाओटियन बहुत अनिच्छुक थी। जू हाओ को जाते देख उसने बोलना शुरू किया। चाचा। जू हाओ ने उसकी ओर देखा। क्या बात है शियाओ याओ? चाचा जी, एक पल के लिए इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। उस समय भी छोटी लोली यू युन की बाहों में ही थी। जू हाओ चलकर वहां पहुंचा। फिर छोटी लोली ने उसे अपना सिर थोड़ा नीचे करने का इशारा किया। फिर उसने यू युन की बाहों में थोड़ा संघर्ष किया, अपना सिर बाहर निकाला और जू हाओ के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। धन्यवाद अंकल। जू हाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अच्छे बच्चे बनो और अपनी माँ की बात सुनो। लू यान जू हाओ की तरफ ध्यान दे रही थी। उसने ये दृश्य देखा और उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं। उसका हृदय उग्र क्रोध से भरा हुआ था। असल में सब कुछ उसका होना चाहिए था। वह अकेले ही डाकुओं को परास्त कर झाओलिंग एर को बचा सकता था, अपनी छोटी चाची के परिवार के साथ संबंधों में सुधार कर सकता था और झाओलिंग एर की निकटता प्राप्त कर सकता था। लेकिन जू हाओ ने सब कुछ बिगाड़ दिया था। उसने वह सब कुछ छीन लिया था जो उसका होना चाहिए था। झाओ लिंगर को अपनी छोटी चाची की बाहों में चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह प्यार से चुंबन देते हुए देखकर उसे इतनी बेचैनी महसूस हुई कि वह किसी को जान से मार देना चाहता था। डिंग। लुओ यान भयंकर घृणा से भर गई है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 999। डिंग। यू शियाओटियन शर्मा रही है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 45। डिंग। यू नाराज और ईर्ष्यालु है, भावनात्मक मूल्य जोड़ 555। पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके जाते हुए देखकर इसके बाद यू युन ने अपनी लिंग एर के बारे में बात की। शाओ याओ, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। छोटी लोली ने उलझन में अपनी आंखें झपकाते हुए पूछा। माँ, तुम क्या कह रही हो? अभी अभी तुम्हारा चुंबन। यू युन ने उसे याद दिलाया। उसकी आवाज में थोड़ी ईर्ष्या झलक रही थी। जैसे जैसे उसकी बहन लिंगेर बड़ी होती गई, वह अपनी माँ के उतनी करीब नहीं रही। छोटी लोली को अचानक सब समझ आ गया। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या चुंबन करना घनिष्ठ संबंध को व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है? माँ, आपको पता नहीं कि उस कमरे में अकेले बंद होने से मैं कितनी डरी हुई थी। अंकल तो मानो किसी शुभ बादल पर सवार राजकुमार की तरह थे। उनके करीब रहने में क्या बुराई है? यू युन का चेहरा उदास हो गया। ये कौन सा रंगीन शुभ बादल है? और राजकुमार? उसने अपनी लिंगर को डांटा। अब से कम कार्टून देखना। छोटी लोली ने आंखें सिकोड़कर यू युन की ईर्ष्यालु आवाज सुनी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो माँ को जलन हो रही थी, है ना? तो मैं भी माँ को एक चुंबन दूंगा। बोलने के बाद छोटी लोली ने मुंह बनाया और यू युन के खूबसूरत गाल पर चुंबन किया। यू युन के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। उसे लिंगर की निकटता से कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल काम में व्यस्त रहने के कारण वह अक्सर अपने लिंगर की उपेक्षा कर देती थी। वह चाहती थी कि वे और करीब आ सकें। लेकिन उसकी बहन लिंगर ने अभी अभी जूहाओ को चूमा था और फिर खुद के चेहरे को चूमा था। यू युन को हमेशा थोड़ी असहजता महसूस होती थी। चाचा अच्छे हैं, माँ अच्छी हैं, अगर चाचा ही शियाओ याओ के पिता बन जाएं तो और भी अच्छा होगा। बकवास मत करो। यू युन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए, और उसने अपनी लिंगर के सिर पर थपथपाया। ये सच है। छोटी लोली ने बोलते समय अपना सिर ढक लिया और मुंह फुला लिया। जब भी माँ किसी मुसीबत में पड़ती है तो वह हमेशा अकेले ही उसका सामना करती है। अगर उनके पास पिताजी होते तो माँ को इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती।
और माँ का चेहरा हमेशा ठंडा रहता है, लगता है वो रजोनिवृत्ति की अवस्था में पहुंच गई हैं। एक पिता मिल जाए तो शायद ये ठीक हो जाए। चाचा जी बहुत ही सुंदर हैं, वो मम्मी के लिए बिल्कुल सही जोड़ी हैं। माँ, मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूँ कि आप जाकर चाचा को मना लें। लिटिल लोली के शब्दों ने यू यून को बहुत प्रभावित किया। 400 एआई मॉडल जैमिनी -2.5 फ्लैश। पता चला कि लिंगर उसी के बारे में सोच रही थी। ये देखते हुए कि वह आमतौर पर बहुत थकी हुई रहती थी, लिंगर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जो उसके काम का बोझ साझा करने में मदद कर सके। सचमुच एक आज्ञाकारी और समझदार प्यारी बच्ची। लेकिन वह जितना ज्यादा सुनती गई उतना ही उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। रजोनिवृत्ति से गुजरने से उसका क्या मतलब था, और उसे जू हाओ का पीछा करने के लिए कहना। शाओ याओ, तुम किसे रजोनिवृत्ति से गुजर रही कह रही हो? मुझे लगता है तुम्हें एक जोरदार थप्पड़ की जरूरत है। छोटी लोली ने उसे कमजोर निगाहों से देखा। रजोनिवृत्ति से गुजर रही माँ होना वाकई डरावना होता है। वह सचमुच एक ऐसे पिता को ढूंढना चाहती थी जो माँ को ठीक से शिक्षित कर सके। लिंगर की नजर को देखकर यू यून रुक गया। लिंगर का अपहरण कर लिया गया और वह डर गई। गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। लेकिन उसने फिर भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी। भविष्य में ऐसी बातें मत कहना। तुम्हारे चाचा शादीशुदा हैं और उनकी 7 बेटियां हैं जो तुमसे बड़ी हैं। किसने सोचा था कि यह सुनकर नन्ही लोली की आंखें अचानक चमक उठेंगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मम्मी और मामा साथ हैं तब तक मेरी 7 और बड़ी बहनें होंगी? मेरे पास न केवल मम्मी और पापा होंगे बल्कि 7 बड़ी बहनें भी होंगी जो मुझे लाड़ प्यार करेंगी। क्या ये बहुत खुशी की बात नहीं है? माँ, कृपया इस पर विचार करें। चाचा जी सचमुच बहुत अच्छे, सुंदर और आकर्षक हैं और उनसे सुरक्षा की भावना बहुत अच्छी लगती है। यू यून का चेहरा उदास हो गया। लिंगर के मस्तिष्क में किस प्रकार का सर्किट है? उसने लगभग अपनी बाहों में पकड़ी हुई लिंगर को फेंक ही दिया था। अगर आप ठीक से बोल नहीं सकते तो कम बोलें। लिंगर की उम्र और इन मामलों की उसकी समझ की कमी को देखते हुए यू यून को लगा कि उसे कुछ जानकारी देना आवश्यक है। उसने धैर्यपूर्वक समझाया, ये व्यवहार अनैतिक है, इससे किसी और का परिवार टूट जाता है। कानून एक पत्नीत्व का समर्थन करता है। छोटी लोली ने अपना सिर झुकाया। लेकिन मैंने वो दस्तावेज देखे हैं जो माँ वापस लाई थी। उनमें महिलाओं को रखा गया था और कुछ नहीं हुआ, है ना? माँ, आपको चाचा के परिवार को तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या चाचा के साथ छुपकर रहना ठीक नहीं रहेगा? ओह, उसे क्या कहते हैं? मुझे याद आया, मालकिन। यू यून के होंठ फड़कने लगे। एक शीर्ष वकील होने के नाते उसके लिए जानबूझकर कानून तोड़ना और किसी की रखैल बनना कितना घिनौना काम है। लिंगर ने सचमुच ये बात जोर से कह दी। अब इसे और सहन करना असंभव था, सहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे लिंगर को सही तरीके से सबक सिखाना ही था। अन्यथा उसे यह नहीं पता था कि लिंगर कितनी गलत राह पर चली जाएगी। इसी बीच पुलिस की गाड़ी में जूहाओ और पुलिस फ्लावर लियू ईरान एक ही कार में अकेले थे। लियू ईरान गाड़ी चला रही थी और जूहाओ यात्री सीट पर बैठा था। गाड़ी चलाते हुए लियू ईरान ने चिड़चिड़ेपन से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राष्ट्रपति जू के पास इतना खाली समय होगा। एक सम्मानित $100 अरब के राष्ट्रपति संयोगवश एक छोटी लोली की जान बचा लेंगे। जूहाओ को उसके लहजे से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने हाथ बढ़ाकर ड्राइवर की सीट पर बैठी पुलिस वाली के पैर पर हाथ रख दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना ही मददगार हूँ। लियू ईरान ने अपनी खूबसूरत सफेद आंखें घुमाईं। उसने घबराते हुए कहा, हिलो मत, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी गाड़ी चलाए, मैं अपनी चला लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू ईरान और भी अधिक ध्यान से गाड़ी चला रही थी। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। अगर वह सावधान नहीं रहती तो कार दुर्घटना और मौत एक त्रासदी साबित हो सकती थी। आप अधिकारी यू पर नजर तो नहीं रख रहे हैं ना? वह कानूनी रानी है और उन्हें उकसाना आसान नहीं है, और वह मेरी अच्छी बहन है। लियू ईरान जूहाओ के अपनी सबसे अच्छी दोस्त के पीछे पड़ने के विचार को खारिज करना चाहती थी। अच्छी बहनें, क्या उन्हें जीवन भर साथ नहीं रहना चाहिए? जूहाओ ने हल्के से सहलाया, उनकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी। लियू ईरान जानती थी कि जूहाओ क्या सोच रहा है। वह चाहता था कि वह और ऑफिसर यू एक साथ रहें। पुलिस फ्लावर के रूप में अपनी पहचान के बारे में सोच रही है। यू यून कानूनी रानी है। वे दोनों ही न्याय के साक्षात प्रतीक हैं। जूहाओ निश्चित रूप से अपने अधीन इन दोनों व्यवसायों को दबाना चाहता था। अपनी बहनों को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखकर इससे निश्चित रूप से उपलब्धि का एक बड़ा एहसास होता होगा। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सोच रहे हैं। अधिकारी यू का गुस्सा आपको सफल नहीं होने देगा। इसलिए मैं आपके साथ आया क्योंकि मैं चाहता था कि आप मेरी मदद करें और अपने अधिकारी यू के सामने कुछ अच्छे शब्द कहें। उद्धरण चिन्ह। जूहाओ ने उनके रिश्ते की जांच की थी और ऐसा कहा भी था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसके लिए पहले से ही अन्य महिलाओं के साथ पति साझा करना मुश्किल था। अगर वह अपनी बहन को भी जूहाओ की सेवा करने के लिए साथ ले जाती। इसके बारे में सोचते ही उसका मन करने लगा कि वह जमीन में कोई दरार ढूंढे और उसमें घुस जाए। जूहाओ के होंठ हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। उसे मना करने की हिम्मत की, फिर भी मार खानी पड़ेगी। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे। अपने अधीनस्थों को निर्देश देने के बाद लियू ईरान पूछताछ के लिए जाने ही वाली थी। जूहाओ ने उसे रोक दिया। उसने उससे कार्यालय का दौरा कराने के लिए कहा। लियू ईरान का दिल जोर से धड़क रहा था। वह काफी समय से जूहाओ के साथ थी।
उन्होंने कई खेल खेले थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे पुलिस स्टेशन में नहीं आजमाया था। जूहाओ बोल चुका था और वह इनकार नहीं कर सकती थी। वह केवल जूहाओ को अपने निजी कार्यालय तक ही ले जा सकती थी। दरवाजा बंद करना। जूहाओ ने शरारती अंदाज में खूबसूरत पुलिस फ्लावर का जायजा लिया। तुम्हारी हथकड़ियां कहाँ हैं? लियू येरान ने अनिच्छा से हथकड़ी निकाली और आज्ञाकारी रूप से उसे खुद पहन लिया। अब फिर से कहो, क्या तुम मेरी अच्छी बहन को नीचे गिराने में मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ,